अच्छा तो एक्चुअली मैं मैक मशीन पे हूँ। तो मैंने जिस तरह से आपका सवाल भी मैं रिपीट कर देता हूँ क्या था, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने जस्ट अभी ऑन की है। बल्कि हाँ, आपका सवाल ये था कि जिस तरह से मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया था लास्ट क्लास में, आप उसी तरह से एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर रहे हैं, लेकिन वंस आपने वो काम करके अपना पीसी क्लोज कर दिया और उसके बाद जब दोबारा ओपन किया तो वो एनवायरनमेंट वेरिएबल आपको दोबारा सेट करना पड़ा, ऐसा आपने बोला राइट? जी सर। जी तो सर। मैं मैक मशीन पे हूँ। तो मैक पे और लिनक्स पे जिस तरह से मैंने एक्सपोर्ट लिख के एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया था, उस तरह से करने से क्या होता है कि टेम्प्रोरी तौर पे वो वेरिएबल सेट होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते। ठीक है, अगर आपको परमानेंटली कोई काइंड ऑफ करना है तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि वो कहाँ से होता है। फाइंडर में गए आप, फाइंडर में जाने के बाद होम का जो फोल्डर है उसमें आप जा सकते हैं। होम के फोल्डर में यहाँ पे हिडन फाइल शो करेंगे आप अगर कमांड शिफ्ट डॉट से। ठीक है, कमांड शिफ्ट डॉट ये शॉर्टकट है, यहाँ से व्यू से भी हो जाता है आई थिंक। वेल, तो ये शॉर्टकट जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें आप ZSH प्रोफाइल, ZSH RC और ZSH हिस्ट्री। ठीक है, इस तरह से ये बना हुआ आ रहा होता है। तो यहाँ पे आपको वो कमांड जो मैंने हाथ से टर्मिनल पे लिखा था वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो मैं प्रोफाइल वाले को मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ टेक्स्ट एडिट ऐप और एनी अदर ऐप जो भी। इस तरह से करके ना आपको क्या करना होता है, क्या किया मैंने, ये कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस से जूम इन कर लिया मैंने थोड़ा सा। तो आपको ना इस तरह से वही बात जो मैंने टर्मिनल पे जस्ट लिख दी थी आपको यहाँ पे आके लिखनी पड़ती है। ठीक है, एक्स, अच्छा ये कैपिटल शैपिटल नहीं होना चाहिए इसमें, सही है, स्मॉल रखें तो ज़्यादा सही है। और उसके बाद एक्सपोर्ट मैंने क्या कहा था, गूगल क्रेडेंशियल समथिंग इस तरह लिखा था मैंने, अंडरस्कोर क्रेडेंशियल और इक्वल्स करके, और फिर मैंने जो है ना एक कुछ वैल्यू दी थी इसको। तो ये वाली जो चीज़ है आपको यहाँ पे आके लिखनी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और भी है जो आमतौर पे लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं उसमें, कि यहाँ पे ना 3 फाइलें हैं, तो ये तीनों में से हम कौन से वाले में करें। अच्छा, एक है ZSH RC, एक है ZSH प्रोफाइल, और एक और भी होता है, 3 होती हैं फाइलें यहाँ पे ना। तो इन तीनों का भी फ़र्क मैं बता देता हूँ कि इन तीनों का फ़र्क क्या है। अच्छा फिर, हिस्ट्री ना, पर उसके हिस्ट्री, नहीं जीएसएच हिस्ट्री, हिस्ट्री। हिस्ट्री तो ये है कि मैंने ZSH पे जो जो कमांड लिखी होगी ना वो सब इसमें आ रही होगी। ये मैंने जो सही। कमांड लिखी है ना अभी तक, जितनी भी कमांड लिखी है आज तक मैंने, वो सब इसमें सेव हो जाती है। ठीक है, अच्छा। तो अब आप ये देख लें, जब से मेरा पीसी ये ऑन हुआ है ना, मैंने जो जो कमांड लिखी हैं वो हिस्ट्री में जाके सेव हो रही होती है। वेल, तो एक ZSH RC, एक ZSH प्रोफाइल है, और एक और भी फाइल होती है, 3 फाइलें होती हैं यहाँ पे। वेल, तो मैं जो बात ZSH RC में लिखूँगा ना, और जो बात मैं ZSH प्रोफाइल में लिखूँगा, मैं सेम बातें लिख सकता हूँ दोनों में। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैंने वो बात ZSH प्रोफाइल में लिखी है तो मुझे अपने पीसी को रीस्टार्ट करना होगा जब उसका इम्पैक्ट शो होगा सामने, राइट? अगर मैं अपने पीसी को एटलीस्ट मुझे लॉगिन, एटलीस्ट मुझे लॉग आउट करना होगा। ठीक है, अगर मैं रीस्टार्ट ना भी करूं तो एटलीस्ट मुझे यहाँ से लॉग ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर देन अगेन मैं जब लॉगिन करूँगा तो फिर इसमें लिखी हुई जो बात है वो क्या होती है, उसका इम्पैक्ट आ जाता है। अगर अभी राइट नाउ मैं इसमें कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे एक्सपोर्ट करके, ठीक है, और उसमें उसको मैं फिर चलाने की कोशिश करता हूँ तो वो नहीं चलेगा अभी, जब तक मैं लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन नहीं कर जाता। ठीक है, अच्छा ये लिनक्स में और मैक में दोनों में सेम है, दोनों पे अप्लाई होती है ये बात। ऑन अदर हैंड ZSH RC जो है, ZSH RC में क्या होता है कि अगर इसमें मैं कोई चेंजेस करता हूँ, अच्छा ZSH RC को मैं ओपन नहीं करूँगा अभी क्योंकि इसमें शायद मेरे कोई सीक्रेट क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं। वेल, तो इसमें मैं जो बात लिखूँगा वो क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट, अगर मेरा टर्मिनल खुला हुआ है पहले से तो उस टर्मिनल को मैं क्लोज़ करूँगा और दोबारा से ओपन करूँगा तो उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, राइट? अच्छा, तो अब इसमें से कौन सा वाला ज़्यादा बेहतर है, ये भी एक क्वेश्चन है अब, कि भाई एक तो ZSH प्रोफाइल है उसमें पूरा पीसी रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो क्या वो बेहतर है, या ZSH RC ज़्यादा सही है कि आपने फ़ौरन सेट किया और फ़ौरन वो चल जाता है, यानी चलता हुआ टर्मिनल है उसको क्लोज़ करें दोबारा ओपन करें तो उसका इम्पैक्ट आ जाता है। वेल, ZSH प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये 2 फाइलें जो है ना, ये असल में सिंपल फाइल्स हैं, ये बैच फाइल्स हैं ये एक्चुअली। तो
क्या होता है ना कि ZSH प्रोफाइल जब आप अपना PC लॉगिन करते हैं या PC अपना टर्न ऑन करते हैं आप, तो ये फ़ाइल लोड होती है, और ये फ़ाइल लोड होने के बाद ना इसके अंदर जितनी भी कमांड्स हैं वो एक एक करके एग्जीक्यूट होती है, राइट, और एग्जीक्यूट होके ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये जब होता है एक बार सिर्फ, जब आपका PC टर्न ऑन होता है, उसके बाद दोबारा नहीं होता। ये जब भी आप टर्मिनल खोलते हैं ये दोबारा नहीं होता, वो एक दफ़ा जो हुआ हुआ उसको होल्ड करके रखता है वो। अच्छा, ऑन अदर हैंड ZSH RC जो है, इसमें क्या होता है कि जब भी आप टर्मिनल की एक न्यू विंडो ओपन करते हैं तो ये फ़ाइल को उठाता है और एक एक करके इसमें जितनी लाइनें लिखी हुई हैं उन सारी लाइनों को चलाता है। तो उससे क्या होता है, आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो जाता है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप टर्मिनल की विंडो ओपन करेंगे तो ये वाली फ़ाइल को वो चलाता है। अच्छा, ZSH RC को हम कोशिश करते हैं कि कम करें। उसका रीज़न ये है कि अगर इसमें ज़्यादा हमने लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दी तो मेरा जो टर्मिनल खुलता है ना उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जब भी मैं टर्मिनल ओपन करूँगा तो वो ज़ाहिर है वो सारी कमांड्स को एक एक करके चलाएगा और उसके बाद ही वो टर्मिनल काम करने के काबिल होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ZSH RC कोशिश करते हैं हम यूज़ कम से कम करें। वेल, डेवलपमेंट के टाइम पे ZSH RC में ही हम सारे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये कुछ जगहों पे ZSH RC लिखा हुआ होता है, सही है, और ZSH प्रोफाइल, कुछ जगहों पे बैश RC और बैश प्रोफाइल लिखा होता है। तो इन दोनों में अब क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि आप नोट करें, जब मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ अपने पास, तो मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट टर्मिनल है उसका नाम है ZSH। ठीक है, ये ZSH टर्मिनल मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लगा हुआ है, जो अभी मैक में डिफ़ॉल्ट है। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ बाय द वे। ठीक है, अच्छा, तो जब मैं ये वाला टर्मिनल खोलूँगा ना, ये जब ZSH खुलेगा तो ये कौन सी फ़ाइल तलाश करेगा? ये तलाश करेगा ZSH RC, राइट। अच्छा, ऑन अदर हैंड अगर मैं बैश ओपन करता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास बैश है या नहीं है, अभी ये रहा बैश मेरे पास है। अगर मैं बैश ओपन करता हूँ, अभी मेरे पास क्या ओपन हुआ है, बैश ओपन हुआ है। ठीक है, दोनों टर्मिनल मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं। तो बैश वाला टर्मिनल जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे इस जगह पे ये बैश RC को तलाश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ मैंने ZSH में सेट की हुई है तो वो बैश में मुझे नहीं मिलेगी, राइट, वो बैश में मुझे नहीं मिलेगी। अच्छा, बैश का यहाँ पे देखें ये प्रोफाइल बनी हुई है, बैश प्रोफाइल, राइट। अच्छा, बैश RC यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, बैश RC नहीं बनाया किसी ने तो वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि ख़ुद से भी बन जाता है, वो कोई आप सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो वो यूज़ करता है तो वो फाइल क्रिएट हो जाती है। वेल, अगर वो नहीं क्रिएट हुई भी तो आप हाथ से क्रिएट उसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। बैश प्रोफाइल भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। बैश प्रोफाइल में कॉन्डा मैंने इंस्टॉल किया था तो उसने ये क्रिएट कर दिया। लेकिन जब आप फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम आप लेकर आते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें ना प्रोफाइल बनी हुई होती है ना RC बनी हुई होती है, ये दोनों आपको खुद से बनानी पड़ती है। ठीक है, बट इसका तरीका यही है कि आपके टर्मिनल का नाम अंडरस्कोर और उसके बाद प्रोफाइल और RC। तो ये हमने तरीका देख लिया। अच्छा, ऑन अदर हैंड अब विंडोज़ में क्या हो रहा होता है? ऑन अदर हैंड विंडोज़ के अंदर ये वाली चीज़ें नहीं होती, ये RC वगैरह का चक्कर नहीं होता। विंडोज़ के अंदर जो है ना, उनका एक GUI पहले से मौजूद है जो आप इस्तेमाल करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करने के लिए। ठीक है, और उसके अंदर जो एनवायरनमेंट वेरिएबल आप सेट करते हैं वो परमानेंट होता है। सम टाइम उसका इम्पैक्ट रीस्टार्ट किए बगैर भी आ जाता है, सम टाइम रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब ये मैं फिगर आउट नहीं कर पाया आज तक कि कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जिसमें रीस्टार्ट करना ज़रूरी है और कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जिसमें रीस्टार्ट किए बगैर भी वो आ जाता है। ठीक है, बट विंडोज़ के अंदर जब आप एक बार एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर देते हैं तो वो परमानेंट होता है, वो चेंज नहीं होता जब तक आप उसको दोबारा वहीं जाके चेंज ना करें। सही सर, GUI का नाम मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, आपको दिख जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे होता है। सही है जी, अपनी स्क्रीन शेयर करें आप और फिर जो है ना मैं बताता हूँ आपको। हाँ, मैं आपको स्क्रीन दिखने के बाद बता दें। स्क्रीन दिख रही है? बहुत इजी है। तो यहाँ पे स्टार्ट पे सिर्फ एनवायरनमेंट वेरिएबल टाइप करना है, ENV, यस। हाँ, बात खत्म। ये यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे प्लीज़ 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, यहाँ पे इसको कैंसिल कीजिएगा, स्टार्ट का बटन प्रेस कीजिएगा, इसमें ENV टाइप करके होल्ड कीजिएगा। अच्छा, जब आप इस पर ENV टाइप करते हैं तो आपके पास 2 तरह के ऑप्शंस आते हैं। एक होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट, आपको हमेशा योर अकाउंट वाले पे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है, सिस्टम वाले पे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, तो ये माई अकाउंट वाले पे आप क्लिक कर दें, योर अकाउंट वाले पे। अच्छा, जब यहाँ पे भी आप ओपन करते हैं तो बावजूद आपने के
योर अकाउंट पे क्लिक किया है, बट यहाँ पर भी नीचे सिस्टम वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, राइट? तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये सिस्टम वेरिएबल्स है, इसमें आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपने जो कुछ करना है वो ऊपर वाले पार्ट में करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने की और वैल्यू सेट की थी, वो की और वैल्यू आपने यहाँ पे सेट करनी है। तो गूगल अंडरस्कोर क्रेडेंशियल्स लिखा था आई थिंक मैंने, और वो लिखने के बाद मैंने उसका एक सो मतलब यहाँ पे गूगल अंडरस्कोर क्रेड्स जो भी, और यहाँ पे वो जो भी ये आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है, यहाँ पे नोट करने वाली बात एक और ये है कि विंडोज़ के अंदर जो फोल्डर का जो पाथ होता है, ठीक है, वो जैसे मैंने जब सेट किया था तो मैंने फॉरवर्ड स्लैश डाल के सेट किया था। विंडोज़ में वही चीज़ बैकवर्ड स्लैश होती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा एनवायरनमेंट वेरिएबल ये वाला सेट करते वक्त, कि आप ना राइट क्लिक करके, अब मिसाल के तौर पे किसी भी फाइल में जाएं, आप फोल्डर के अंदर सही, किसी भी फाइल में चले जाएं एक्सप्लोरर में, सही, ओके, क्लिक फर्स्ट इमेज। अब जैसे ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज पे क्लिक करने के बाद आपने एड्रेस बार पे क्लिक करना है, तो आपको वो पूरा पाथ वहाँ पे से शो कर देगा, ठीक है? तो ये आपने क्या करना है, जो पहला स्लैश है, मतलब राइट साइड से जो पहला स्लैश है उसमें IMG के साथ उतना पार्ट आपने कॉपी करना है फाइल का, जो भी आपकी फ़ाइल है, लास्ट क्लास में जो हमने जिस तरह फाइल किया था, इस तरह करके आपने सेट करना है, ठीक है? और मे बी अगर हाँ स्लैश करके डायरेक्ट स्टार्ट करना है, और मे बी अगर डॉट आप ऐड कर दें तो वेल एंड गुड, अगर डॉट उसके अंदर हो सकता है, डॉट के बगैर ना चलेगी। सही, क्लियर है। सो मतलब एसेंशियली जिस भी फोल्डर में है डॉट स्लैश, बस स्लैश विल बी बैकवर्ड स्लैश, यस। और उसके अलावा ये जो बात है कि ये गूगल क्रेडेंशियल का एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट होगा, ये उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में भी शो किया हुआ है, अलग अलग, विंडोज़ का और मैक का और लिनक्स का ना। तो जो लास्ट मैंने डॉक्यूमेंट खोला था, तो अगर आप वो उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग तक जाएं, तो वहाँ पे आप वो डॉक्यूमेंट जब ओपन करेंगे तो यही सारी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे भी उन्होंने बताई हुई है। सही, अच्छा, जी सर, मैंने उसी से किया था। अच्छा, तो कोई आपको लगता है कि हेल्पफुल रहा जो मैंने बताया आपको? जी सर, हेल्पफुल रहा। अच्छा, वेल मे बी अगर आपको बार बार वो सेट करना पड़ रहा है तो आप बार बार कर लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान ना आपको यूज़ टू होना चाहिए ये इन्वायरमेंट वगैरह सेट करने के एतबार से ना। अच्छा, उसके अलावा आप एक सॉल्यूशन इसका और भी है, .env करके एक लाइब्रेरी है, वो भी आप अलग से यूट्यूब पे उसका छोटा सा कोई क्लिप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं .env की जो लाइब्रेरी है, ठीक है? वो लाइब्रेरी का क्या होता है, आप एक लाइन लिख देते हैं अपने कोड में ही, और वो क्या करती है, वो लाइन जब चलती है तो ऑटोमेटिकली आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर रही होती है वो लाइन, राइट? तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। हाँ मेरे ख्याल से हमजा तुम्हारे लिए वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर ये बार बार हो रहा है कि तुम सेट करने के बावजूद वो निकल जा रहा है, तो .env क्या करता है, लाइब्रेरी npm इंस्टॉल करने के बाद, कि एक .env का फोल्डर बना देता है आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में, और उसमें आप क्रेडेंशियल्स वगैरह रख देते हो, और फिर वहां से वो उठा के खुद ब खुद चला देता है। और ऑब्वियसली आप वो git ignore में भी ऐड करते हो कि आप वो पुश ना करें, सो अच्छा, तो हम क्या करते हैं जी, आज सबसे पहले हम वो वाला जो कोड है ना जो लास्ट हमने लिखा था, उसको ना हरिको पे डिप्लॉय कर देते हैं, ताकि हम ये भी सीख जाएं कि हरिको पे ये डिप्लॉय कैसे होगा। ठीक है जी, परफेक्ट। और ये है वो कोड हमारा जो हम लिख रहे थे लास्ट, यही हमारा सर्वर है जिस पे सारा कुछ हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। इसी पे हमारे पास वेब हुक भी बना हुआ है डायलॉग फ्लो का, इसी पे हमारे ट्विलियो का भी वेब हुक है, इसी पे हमारा जो टॉक टू चैट बॉट है जो रिएक्ट की ऐप से कॉल होता है वो भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, और इसको जो है हम क्या कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं हमारे हरिको पे। अच्छा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हरिको पे जाना होगा। मैं क्या कर लेता हूँ, सफारी पे चला जाता हूँ। ठीक है, न्यू टैब, heroku.com। ठीक है जी, और लॉगिन। व्हाट
don't have password. Okay, let me copy that. Let me copy my password. Okay. Okay, later. Okay, I have an app called Inzi, or maybe we can create a new app. Okay, let's create a new app. I think I will have to delete an app. Webhook server. Okay. Okay, space is not allowed, I think. Webhook server. Okay, webhook server is available. Region is Europe and United States. Okay, I'm gonna choose United States. Create an app. ओके 5 ऐप मेरी हो चुकी है पूरी, तो मुझे एक ऐप डिलीट करनी होगी एक्स्ट्रा ऐप्स बनाने से पहले। तो मैं ये सेल्समैन ऐप वाले पे चला जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, डिलीट ऐप। ओके, डिलीट। ओके, नाउ आई कैन क्रिएट अ न्यू ऐप। ओके, webhook dash server. Okay, it's available. Create app. ये हम पहले भी क्रिएट कर चुके हैं। ऐप क्रिएट करना इज़ नॉट अ बिग डील, बहुत आसान सा तरीका है ऐप को क्रिएट करने का। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे 3 तरीके मौजूद हैं। हरिको की CLI भी मौजूद है, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर। एक्चुअली बिहाइंड द सीन ये भी गिट को इस्तेमाल कर रहा होता है, तो हम जो है ना गिट हब यूज़ कर लेते हैं। सबसे बेटर तरीका वही है आई थिंक। अच्छा जी, हमें लेकिन नई रेपो बनानी पड़ेगी ना, जिसके यस ऑफ कोर्स एक नई रेपो पड़ी। हमें बनानी पड़ेगी। मैं रिपोजिटरीज़ में जाता हूँ और मैं कहता हूँ न्यू रिपोजिटरी, और मैं कहता हूँ webhook server and public okay, public and create repository। ठीक है, ये मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट कर दी और मुझे अब अपना कोड इस रिपोजिटरी में पुश करना होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं इस रिपोजिटरी को पहले ज़रा कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ। ओके, प्राइवेट रिपोजिटरीज ऑथराइज। प्राइवेट रेपो भी डिप्लॉय हो सकती है डायरेक्टली रोको पे। यस, प्राइवेट रिपोजिटरी डिप्लॉय हो सकती है, लेकिन प्राइवेट रिपोजिटरी में ना बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं होते। जैसे GH पेजेस जो हम इस्तेमाल करते थे वो उसमें अवेलेबल नहीं होता। क्या हो गया, इसको कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? सर ये ना मेरे पास भी यही एरर आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था ऐसा। कैश क्लियर करना पड़ेगा शायद। ओके, लेट्स डू दैट। क्लियर हिस्ट्री, लास्ट आवर, ऑल्ट। ये तो सब क्लियर करने में आ रहा है। कैश अलग नहीं होता सफारी में? क्लियर हिस्ट्री एंड कीप वेबसाइट डेटा। Well, let's try this on Google Chrome. Yeah. Maybe ये सफारी पे कुछ पंगा कर रहा हो। Possible.
go baby. Network receiving packets. ओके क्या था हमारा वेबहुक सर्वर। वेबहुक सर्वर में आने के बाद डिप्लॉय के बाद गिटहब। ओके कनेक्ट टू गिटहब। यार ये तो प्रॉब्लम कर रहा है। वेल व्यू योर कोड डिफरेंस, डिप्लॉय विद गिटहब, ऑटोमेटिक डिप्लॉयज, क्रिएट रिव्यू इन पाइपलाइन। मे बी हमें गिटहब में जाके ना इसकी परमिशन कुछ हमें एडिशनल देनी पड़ेगी, वो शायद इसको नहीं मिल रही। अभी यहाँ पे हम कैसे जाते हैं, आई थिंक यहाँ सेटिंग्स में जाके ऐप्स करके आ रहा होता है। ऐप्स applications, yes, here you go, authorized GitHub apps, authorized OAuth। ये वो सारी ऐप्स हैं जिनको मैंने OAuth दिया हुआ है। ये रहा हमारा हरिको। अब हरिको पे जाके क्लिक करके मुझे क्या देना पड़ेगा इसको, फुल एक्सेस टू प्राइवेट रिपोजिटरीज। एक्सेस तो इसको सही मिला हुआ है, रिवोक कर देते हैं एक्सेस इसका, ठीक है। दोबारा ताकि ये पूछें मुझसे, इसका एक्सेस मैंने ख़त्म कर दिया एंड नाउ आई एम कनेक्टिंग इट अगेन। ओके प्राइवेट रिपोजिटरीज, मलिक सिंगर 1, पैनाक्लाउड, सिसबॉट। मेरी तो प्राइवेट रिपोजिटरी तो नहीं है ना मेरी, मैंने तो पब्लिक बनाई है राइट जी। ओके could not retrieve। एक बार मैं देख भी लेता हूँ कि मेरी पब्लिक है ना, वो है तो पब्लिक है। वेल ये हरिको में कोई इशू है आई थिंक इसके कोड में। तो मैं काम करता हूँ, मैं बजाय एक नई ऐप जो क्रिएट की है उसमें पुश करने के, जो मेरी पुरानी ऐप बनी हुई है इनजी के नाम से, जो मैं इससे टेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ, इसमें जाके इससे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा इसमें कनेक्टेड सही शो हो रहा है, चलो ये भी सही है भाई, इसमें कनेक्टेड शो हो रहा है। ओके और मैं इसको रिमूव करता हूँ, और रिमूव करके अरे भाई ये तो फिर वहीं आ गया। सही है, कुछ अपडेट हुआ है, पहले तो हो जाता था लेकिन अब मेरे पास भी यही हो रहा है। ओके नाउ आई विल ट्राई क्लियरिंग द कैशे। ओके ब्राउजिंग हिस्ट्री नहीं जानी चाहिए। ब्राउजिंग हिस्ट्री प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कैश और कुकीज यूजुअली प्रॉब्लम होता है। ओके क्लियर डेटा। ओके क्लियर कर दिया है डेटा को, और मैं अब इस साइट को भी प्रॉपरली क्या करता हूँ, कैशे एम्प्टी करके हार्ड रीलोड लगाता हूँ। तो मे बी अगर कोई ऐसी चीज़ इन्होंने चेंज की होगी जो मेरे पास शो नहीं हो रही थी। अरे भाई ये लॉग आउट कैसे हो गया, क्योंकि हमने कैश क्लियर किया ना, तो वो कुकी चली गई, तो उसको पता नहीं है कि आप वही ऑथेंटिकेटेड यूजर है या नहीं। सही कुकीज़ भी क्लियर हुई होगी, करेक्ट। ये ऊपर वाला कनेक्ट टू गिटहब क्लिक करें, ऊपर वाला। हाँ यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो टैब्स हैं, यहाँ कुछ नहीं हो अच्छा रहा। कनेक्ट टू गिटहब, ओके इट्स आस्किंग फॉर द पासवर्ड, यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड, आइटम कुड नॉट बी फाउंड, notifications,
Automatic deploy in the failed. Well, I'm not sure what is happening, but I will instead refer you to an article, Google credentials on Harico. ये एक आर्टिकल है, आप इसको फॉलो करते हुए आप इसको गिटहब में डिप्लॉय कर सकते हैं अपने कोड को, ठीक है। अभी तो क्योंकि आई थिंक हरिको में कोई इशू हो गया है, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि ये कैसे होगा, और ये बिल्ड पैक वाला जो तरीका है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, ये काम करता है, हरिको पे सही काम करता है। अच्छा, अगर तो आप इसको गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं तो गूगल क्लाउड पे ना ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है ये पहले से मिल रहा होता है आपको, ठीक है ना, क्योंकि सेम अकाउंट पे होते हैं आप। तो इन्होंने देखें एनिमेशन पूरी लगा कर और कैसे करके लिखना है ना, पूरा बताया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो आप इस आर्टिकल को फॉलो करके अभी हम फिर कर क्लाउड सकते पे हैं। डिप्लॉय करके देख लें। गूगल क्लाउड पे आई डोंट थिंक आई हैव एन एक्टिव गूगल अकाउंट टू डू दैट। I think you might have access to my project. Okay, let me check then. Google Cloud Console. Okay, I am in Google Cloud Console and let me. Okay, क्या है आपके प्रोजेक्ट का नाम? Either Storyteller या Gary's Way. Storyteller. ये Storyteller है ना ये। Okay. Let me go to the IAM to make sure I have You have correct. developer access, I'm pretty sure. Okay, I have editor access permission. Okay, let's try. मगर एक प्रॉब्लम होगी ना, एक प्रॉब्लम ये होगी कि जब हम स्टोरी टेलर के अकाउंट पे डिप्लॉय करेंगे तो उसको जो गूगल क्रेडेंशियल्स मिल रहे होंगे वो स्टोरी टेलर के मिल रहे होंगे, तो हमें चैट बॉट भी फिर इसी पे ही बनाना पड़ेगा। अच्छा। ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये अकाउंट तो आपका है ना? हाँ, कि आप टॉप राइट में आपका अकाउंट है। नहीं, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट के ऊपर वो कर रहा होता है ना कि प्रोजेक्ट कौन सा है। अच्छा। तो वो एक्चुअली जो भी प्रोजेक्ट होता है ना उसको यानी इस प्रोजेक्ट को जो एक्सेस है ना वो उसको मिल रहा होता है, सर्विस अकाउंट पहले से सही। मिल सो रहा होता है। हमको एसेंशियली जिस क्या डायलॉग फ्लो को जिस प्रोजेक्ट में बनाया उसी प्रोजेक्ट में जाके वहां से करना पड़ेगा। वेल, ये ऐप इंजन है। ऐप इंजन इज़ समथिंग सिमिलर टू हरिको, ठीक है। अच्छा, इनके ना 3 है टोटल जहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 है इनका यार इनके 2 है ना, एक कंप्यूट इंजन है। कंप्यूट इंजन में क्या होता है, आप इंस्टेंसेस बनाते हैं, लिनक्स के इंस्टेंसेस बनते हैं उस पर, और उसमें आप अपनी ऐप खुद से रन करते हैं, उसमें एपीआई गेटवे भी खुद से कनेक्ट करते हैं, मतलब अपने हिसाब से पूरा आर्किटेक्चर बनाते हैं। दूसरे नंबर पे इनका है ऐप इंजन। ऐप इंजन जस्ट लाइक हरिको है। आप सेलेक्ट करते हैं लैंग्वेज कि यार मेरा कोड ना इस लैंग्वेज में, और आप पूरी रिपोजिटरी अपलोड कर देते हैं एंड गूगल टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। गूगल जस्ट ये आपसे पूछता है कि अच्छा यार जब ज़्यादा लोड आए तो मैं क्या करूँ। आप बोलोगे यार 10 के करीब इंस्टेंस आप बना सकते हो, आपको इजाज़त है, ठीक है। तो शुरू में 2 बनाएगा, लेकिन जब लोड आएगा तो वो 10 तक उसको स्केल कर लेगा। अच्छा, तीसरा है इनका कंटेनराइज है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, कंटेनर लिखूंगा ना आ जाएगा। कुबरनेटीज वाला? हाँ, कुबरनेटीज वाला, जो उसका नाम याद है आपको? कुबरनेटीज ही होगा शायद, कुबरनेटीज इंजन या ऐसे कुछ। हाँ, कुबरनेटीज इंजन है, ये रहा कुबरनेटीज इंजन है, ठीक है। तो कुबरनेटीज इंजन में क्या होता है कि आप इसको डॉकर की सूरत में देते हैं, और
ऑर्केस्ट्रेशन फुली ऑर्केस्ट्रेटेड होता है ये। जो जो चीज़ें सारी कुबरनेटीज़ में अलाउ होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ हो जाती हैं। ऐप इंजन में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, मिसाल के तौर पे जैसे कितने इंस्टेंसेस बनाने हैं जब लोड आए तो ये छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं। बट कुबरनेटीज़ में क्या होता है कि आपके नॉड्स बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब आप बोलोगे कि यार डेटाबेस का ना, जब ज़ाहिर है ज़्यादा लोड आएगा तो डेटाबेस भी तो लोड पड़ेगा ना उस पर भी, तो आप बोलते हो डेटाबेस की नॉड एक अलग होगी, ठीक है। और जब ज़्यादा लोड आए ना तो हो सकता है आपकी ऐप डेटाबेस एक्सटेंसिव हो, तो सर्वर तो आपका एक ही काफ़ी है लेकिन डेटाबेस आपको शायद ज़्यादा चाहिए, तो आप बोलते हो भाई डेटाबेस के भी 10 नोड बना सकते हो आप। फिर आप बोलोगे कि यार जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड के भी आप अलग अलग नोड बना सकते हैं। यानी पूरी एप्लीकेशन को अपना सर्विस क्या इसका नाम है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो है ना आपका, वो पूरा आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके साथ। Right, very customized microservices architecture as versus here it is abstracted। आप बस उसको बता देते हो कि भाई मुझे इतने इंस्टेंसेस चाहिए और बाकी आप मैनेज कर दो। हाँ, तो कुबरनेटीज़ इंजन जो है वो एक्चुअली कुबरनेटीज़ में जो जो कुछ हो सकता है उसकी सपोर्ट इसके अंदर मौजूद है। यानी कुबरनेटीज़ की एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ये। कुबरनेटीज़ के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको अमेज़ॉन भी देता है, AWS जो है, और भी IBM वगैरह सारे दे रहे हैं, अलीबाबा क्लाउड भी देता है आपको। तो मतलब इनको भी फिर देना ही था ऑफ कोर्स, तो इन्होंने ये इसलिए दिया हुआ है। वरना इनका जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कंप्यूट इंजन है, जिसमें लिनक्स के इंस्टेंस आप खुद से बनाते हैं, वो सबसे फेमस है इनका, क्योंकि उसमें हार्ड ड्राइव, रैम, प्रोसेसर सब आप खुद चूज़ करते हैं और वो फिक्स रहता है, वो हिलता नहीं अपनी जगह से, मतलब ज़्यादा कम नहीं होता, वो फिक्स रहता है। और वो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा चीप है, वो लोगों को चीप कंसिडर करते हैं लोग उसको। और ऐप इंजन जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है इसके निस्बत, लेकिन ऐप इंजन में बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको ना स्केलिंग वगैरह की टेंशन नहीं रहती, स्केलिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए ऐप इंजन थोड़ा सही रहता है। वेल, तो हम अभी इसको शायद डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वो आर्टिकल मैंने गुम कर दिया ना, आर्टिकल का जो लिंक है मैं इसको शेयर कर देता हूँ। अभी तो मैं मीटिंग में शेयर कर देता हूँ, बाद में मैं इसको व्हाट्सएप के ग्रुप में भी सेंड कर दूँगा, ठीक है। वेल, मैं ये चाह रहा था कि इसको अगर हम डिप्लॉय कर पाते तो सही रहता काफ़ी। इसको सर्च पे नहीं डिप्लॉय कर सकते हैं? सर्च इज़ नॉट समथिंग फॉर सर्वर्स। सर्च पे सिर्फ HTML के पेजेस होस्ट हो सकते हैं, जैसे GH पेजेस हैं और सर्च है और नेटलीफाई है, इस पे जो है वो सिर्फ HTML के पेजेस होस्ट हो सकते हैं, प्रॉपर सर्वर नहीं होस्ट हो सकता, क्योंकि प्रॉपर सर्वर जो होता है वो बाकायदा फिर रैम और प्रोसेसर को यूटिलाइज़ करता है और वो ये वाली चीज़ अलाउ नहीं करता, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, नेटलीफाई के जो है ना कुछ उनके हैं अंदर ऑप्शंस जिसमें आप पूरा सर्वर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, मगर वो फ्री नहीं है, वो पेड है फिर उनका। अच्छा। और फिर वो एक्चुअली उन्होंने गूगल क्लाउड फंक्शन को के टाइप की चीज़ को जो है ना इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो क्या होता है कि आपको थोड़ा अपने कोड को भी चेंज करना पड़ता है। नैनो सर्विस है वो, नैनो सर्विसेज है एक्चुअली। गॉट इट। अच्छा यार, तो अभी हम क्या करें इसके साथ? मैंने भी टेस्ट किया, हेरोकू में मुझे भी सेम एरर दे रहा है, आइटम कुड नॉट बी रिट्रीव्ड, इंटरनल सर्वर। वेल, तो ये अभी डिप्लॉय नहीं हो सकता, ये पता चल गया हमें। अच्छा, अब अगला काम हमें क्या करना था यार? अगला काम हमें ये करना था, अपनी ड्राइंग खोलते हैं ना वो, उससे हमें बेहतर सोचने में आसानी होगी कि अब अगला काम हमें क्या करना है। ये ड्राइंग हमारी कहाँ गई भाई? अच्छा, ये जितना कुछ यहाँ पे ड्रॉ हुआ है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने फेसबुक मैसेंजर को कनेक्ट कर लिया था डायलॉग फ्लो से वन क्लिक इंटीग्रेशन के ज़रिए। ये वन क्लिक इंटीग्रेशन का बॉक्स है, कंसिडर करें इसको। टेलीग्राम मैसेंजर को हमने कनेक्ट कर लिया था डायलॉग फ्लो के साथ वन क्लिक इंटीग्रेशन से। गूगल असिस्टेंट को भी हमने वन क्लिक इंटीग्रेशन से कनेक्ट किया था, और गूगल असिस्टेंट को हमने पब्लिश करना भी सीख लिया था। जो उसके स्टेप्स हैं वो हमने सीख लिया था कि पब्लिश करने के क्या स्टेप्स हैं। टेलीफोनी को भी हमने वन क्लिक इंटीग्रेशन से, जो डायलॉग फ्लो का ख़ुद का टेलीफोनी है एक्चुअली, उसको तो वन क्लिक भी नहीं बोलेंगे, वो एक्चुअली उनका अपना ही है, उसको भी हमने डायलॉग फ्लो से कनेक्ट करके उससे कम्युनिकेट करके देख लिया था। फिर ट्विलियो पे
मैसेजेस जो ट्विलियो पे एसएमएस कर रहा है उसको हमने कनेक्ट किया था डायलॉग फ्लो से एक कस्टम टियर के ज़रिए, क्योंकि डायलॉग फ्लो ना इसकी वन क्लिक इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है, ना ट्विलियो कोई ऐसा तरीका देता है जिससे हम डायरेक्ट डायलॉग फ्लो पे जाएं। वेल ट्विलियो हमें क्या बोलता है कि आप अपना एक सर्वर बता दो, जब भी मैसेज आएगा वहाँ पे आपको नोटिफाई हो जाओगे आप। तो यहाँ पे मैं अपना सर्वर बनाता हूँ और ट्विलियो को बोलता हूँ जब भी मेरे पास मैसेज आए कोई करे, मुझे इस सर्वर पे आप रिपोर्ट करो। इस सर्वर पे जैसे ही रिक्वेस्ट आती है मैं यहाँ से डायलॉग फ्लो कॉल करता हूँ और डायलॉग फ्लो कॉल करके मैं जो भी डायलॉग फ्लो का जवाब होता है वो यूज़र को वापस भेज देता हूँ। अच्छा, फिर मेरी जो रिएक्ट की वेब एप्लीकेशन थी उसमें भी हम क्या करते हैं, हम उससे डायरेक्टली डायलॉग फ्लो को कॉल नहीं करवाते हैं। डायरेक्टली हम डायलॉग फ्लो को इसलिए कॉल नहीं करवाते क्योंकि डायलॉग फ्लो को कॉल करने के लिए जो हमें चाहिए होता है, यार आप में से किसी एक के पीछे से शोर आ रहा है। मेरा ही माइक खुला था तो मैं बंद कर देता। ओके थैंक्स। तो ये जो आपकी रिएक्ट की वेब एप्लीकेशन है, इसको हम डायरेक्टली डायलॉग फ्लो से इसलिए कनेक्ट नहीं करते क्योंकि डायलॉग फ्लो से कनेक्ट होने के लिए हमें सर्विस अकाउंट चाहिए होता है, और वो सर्विस अकाउंट अगर मैंने फ्रंट एंड पे लगा दिया तो वो एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट होती है रिएक्ट की ऐप, तो वो पब्लिक होती है सारी, जो भी आप रिएक्ट में कोड लिख रहे होते हो। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, रिएक्ट से जो भी बंदे ने मैसेज लिखा है उसको हम लेके जाते हैं एक सर्वर पे अपने, और मेरा सर्वर जो कि मेरा एक प्राइवेट एनवायरनमेंट है उसका कोड कोई देख नहीं सकता, तो वहाँ से फिर हम आगे उसको डायलॉग फ्लो पे भेज रहे होते हैं। अच्छा जी, तो ये हमने कर लिया था। अच्छा, अब दो चीज़ें हमारी रह गई थी जो कवर करने वाली चीज़ें थी। वो दो चीज़ें ये थी कि एक तो फुलफिलमेंट, जो हम डायलॉग फ्लो से जवाब देते हैं वापस पलट के, उसकी कुछ चीज़ें थी, फुलफिलमेंट की कुछ चीज़ें एक दो, और दूसरा था कॉन्टेक्स्ट। ये दो चीज़ें हमारी रह गई थी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायलॉग फ्लो से जो पलट के जवाब आता है हमारे पास, अभी तक हमने जितने भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स कवर किए हैं सब में हम टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस की सिर्फ हम बात कर रहे थे। टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस के अलावा हम कोई और बात अभी तक नहीं कर रहे थे यहाँ पे। तो हम एक्सप्लोर करते हैं ज़रा कि टेक्स्ट के अलावा कौन कौन से रिस्पॉन्सेस होते हैं। टेक्स्ट के अलावा आम तौर पे ना 2 या 3 या 5 के करीब रिच रिस्पॉन्सेस हर प्लेटफॉर्म में होते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैं अगर जाऊँ अपने, मैं डायलॉग फ्लो के कंसोल पे भी चला जाता हूँ। डायलॉग फ्लो का कंसोल ओपन हो गया मेरे पास, और मैं जाता हूँ भाई बस डायलॉग फ्लो पे ही देखते हैं इसको, डायलॉग फ्लो ही सही रहेगा। अच्छा, हम चलते हैं अपने हेलो वर्ल्ड वाले, हेलो वर्ल्ड एजेंट। ये है वो हमारा चैटबॉट जो हम लास्ट बना रहे थे। इसमें प्लेस ऑर्डर वाले इंटेंट में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फुलफिलमेंट इनेबल किया हुआ है मैंने, कि भाई जब भी ये इंटेंट के पैरामीटर्स कंप्लीट हो जाएं तो आप यहाँ पर से रिस्पॉन्स मत भेजो, आप रिस्पॉन्स के लिए कहाँ जाओ, सर्वर पे जाओ, सही है, फुलफिलमेंट पे जाकर, और वहाँ से आप तलाश करो कि भाई क्या रिस्पॉन्स इसका इस बात का होना चाहिए, ठीक है भाई। तो अच्छा, जस्ट इन केस अगर मेरा फुलफिलमेंट फ़ेल हो जाता है, यानी जो सर्वर है जहाँ पे रिक्वेस्ट गई है जवाब ढूंढने, अगर वो फ़ेल हो जाता है किसी भी वजह से, तो फिर अल्टीमेटली यही रिस्पॉन्स यूज़र को जा रहा होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। ये मैंने बात लिखी है कि अगर मेरा सर्वर फेल हो रहा है तो इसका मतलब है यूज़र को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। वेल, कुछ केसेस में जैसे बंदे ने बोला भाई हेलो बोला, सही है, या बंदे ने कोई ऐसी जैसे सलाम किया बंदे ने, तो उसके अगेंस्ट आपको हर दफ़ा उसका जवाब देना है वालेकुम अस्सलाम। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे फिक्स रिस्पॉन्सेस भी दे सकते हैं। डायलॉग फ्लो में ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, अलेक्सा में ये ऑप्शन नहीं होता था लेकिन यहाँ पे ये है। अच्छा, तो हम ज़रा इसमें प्लस का बटन दबाते हैं। एक तो है डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स, इसमें हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सेज भी मौजूद हैं। तो मैं ज़रा गूगल असिस्टेंट पे क्लिक करता हूँ, तो गूगल असिस्टेंट में जब हम ऐड रिस्पॉन्स का बटन दबाते हैं तो इसमें एक सिंपल रिस्पॉन्स है। सिंपल रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आप कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसका जो व्हाट इज़ दैट,
अच्छा ये सेकंड रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने तीन वेरिएशन लिख दी मैंने एक ही रिस्पॉन्स का। तो इन तीनों में से रैंडमली कोई एक सेलेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये दिस इज़ अ सिंपल रिस्पॉन्स। अच्छा, सिंपल रिस्पॉन्स के अलावा मेरे पास यहाँ पे बेसिक कार्ड, लिस्ट, सजेशन चिप्स, कैरोसेल कार्ड, ब्राउज कैरोसेल कार्ड, मीडिया कंटेंट और टेबल कार्ड, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। और कस्टम पेलोड भी मौजूद है कि कोई ऐसा रिस्पॉन्स जो डायलॉग फ्लो में अभी तक नहीं आया लेकिन गूगल असिस्टेंट में वो आ चुका है। तो कस्टम पेलोड में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ जेसन यहाँ पे लिखकर भेज सकता हूँ, ठीक है, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो मैं ज़रा कार्ड एक देखता हूँ, बेसिक कार्ड। अगर मैं बेसिक कार्ड लिखता हूँ उसमें कुछ मुझे चाहिए इमेज का यूआरएल, एक्सेसिबिलिटी टेक्स्ट, कि अगर किसी वजह से इमेज नहीं देख पा रहा बंदा तो उसको कुछ ना कुछ टेक्स्ट पढ़ के सुनाया जाए एक्सेसिबिलिटी के हवाले से। टाइटल होगा एक अदद उस कार्ड का, एक कार्ड का सब टाइटल होगा, उस कार्ड का कुछ ना कुछ टेक्स्ट होगा, ठीक है। कोई एक वेबसाइट का टाइटल होगा, नीचे एक बटन बना हुआ होगा विजिट वेबसाइट, ठीक है। वो अगर बटन प्रेस करे तो उसको किसी वेबसाइट पर, तो उस वेबसाइट का टाइटल होगा, उस वेबसाइट का लिंक होगा, ठीक है। अगर मैं अलग से जाके लिखूँ गूगल असिस्टेंट बेसिक कार्ड, तो इसकी आपको शक्ल भी यहाँ पे नज़र आ जाएगी, ठीक है, कि बेसिक कार्ड जो है वो एक्चुअली किस तरह का होता है। ओ वेल आई थिंक लेट्स गो हियर। या रिच रिस्पॉन्सेस करके डॉक्यूमेंट एक खुल गया मेरे सामने। तो ये बेसिक कार्ड कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा यूज़र की स्क्रीन पर जब मैं वो सारी चीज़ें लिख कर भेजूँगा तो, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे क्या है हमारे पास, इमेज कार्ड है। इमेज कार्ड किस तरह से डिस्प्ले होगा, कुछ ऐसा करके, सॉरी इमेज कार्ड का इन्होंने वो नहीं दिखाया कि वो नज़र कैसा आएगा। इमेज कार्ड एक्चुअली जस्ट एक इमेज नज़र आ जाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, वो उसमें फ्रेम भी नहीं होता, बगैर फ्रेम की एक इमेज होती है। अच्छा जी, टेबल कार्ड, अगर मिसाल के तौर पे आप कोई रेसिपी बताना चाह रहे हैं बंदे को, या कोई टीम का स्कोर वगैरह बताना चाह रहे हैं, तो आप बोल के तो बताएंगे लेकिन साथ साथ आप ये क्या करेंगे, कार्ड भी भेजेंगे। तो आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे जो हेडर 1 लिखा हुआ है, हेडर 1 की जगह पे आपने क्या लिखा, बॉलर के नाम लिख दिए, कोई अगर बॉलर है तो। और हेडर 2 की जगह आपने लिखा कि भाई इसने इस ओवर में कितने रन दिए, और हेडर 3 में पिछले ओवर में इसने कितने रन दिए। इस तरह करके कोई डेटा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये रेसिपी अगर है तो रेसिपी में क्या हो सकता है कि एक तरफ क्या है कि इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं सारे, यहाँ पे इंग्रेडिएंट के नाम, इंग्रेडिएंट नंबर 1, इंग्रेडिएंट नंबर 2, और नंबर 2 क्वांटिटीज़ की, कि भाई अगर पोटैटो है तो वो कितनी क्वांटिटी उसकी चाहिए, अगर योगर्ट है तो कितनी क्वांटिटी उसकी चाहिए, ठीक है। और फिर थर्ड नंबर पे मे बी उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन हो सकती है कि यार योगर्ट है तो वो थोड़ा ठंडा योगर्ट होना चाहिए, ठीक है, कूल फ्रिज रेफ्रिजरेशन हुई भी हो। या पोटैटो अगर है तो पोटैटो क्या हो कि मतलब वॉश हुआ हुआ हो या बॉयल हुआ हुआ हो, इस तरह कुछ भी हो सकता है, जैसे आप टेबल को बेहतर यूज़ कर पाएँ। तो बोल के भी आप वो बात बता रहे होंगे, और जिन लोगों के पास स्क्रीन अवेलेबल है उनको आप वो डिस्प्ले करके भी दिखा रहे होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे रिच रिस्पॉन्सेज जो हैं उनका जिक्र किया गया है। इसके अलावा मीडिया में अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो ये मीडिया कार्ड है हमारे पास, कुछ इस तरह से दिखेगा ये, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा है SSML। SSML क्या चीज़ है, हम ऑलरेडी ये SSML डिस्कवर कर चुके हैं अलेक्सा के टाइम पे, कि हम अलेक्सा में देख चुके हैं कि भाई SSML को किस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि हम सिंपल सा और प्लेन सा टेक्स्ट लिखें, हम उसके दरमियान में कुछ मार्कअप्स लगा सकते हैं, और हर उन मार्कअप का जो है वो कुछ अलग मीनिंग होता है, और वो सारा भी हम डिस्कवर कर चुके हैं कि अब इसमें क्या क्या मार्कअप्स अवेलेबल हैं। तो सेम ऑलमोस्ट सेम वही मार्कअप्स यहाँ पे भी हैं, जैसे कि स्पीक है, ब्रेक है, से एज है, ऑडियो है, पैराग्राफ एंड सेंटेंसेस हैं, सब टाइटल है, ठीक है। फिर ये मार्क करके आई थिंक कोई नई चीज़ आई है, मैं भी देख लेता हूँ क्या है ये। एन एम्प्टी मार्क एलिमेंट दैट प्लेस अ मार्कर इनटू टेक्स्ट और टैग सीक्वेंस, इट कैन बी यूज्ड रेफरेंस स्पेसिफिक लोकेशन। वेल, ये स्टार्ट और एंड वगैरह को मार्क करने के लिए, जो इसको रीड नहीं करेगा एक्चुअली ये, तो आप रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई स्टार्ट पे जाके ये कर दो, एंड पे जाके ये कर दो। वेल, फिर उसके अलावा प्रोसिडी है, प्रोसिडी भी हम देख चुके हैं, अलेक्सा में भी था ये। एम्फेसाइज है, ठीक है जी। उसके अलावा क्या है हमारे पास, सीक्वेंस करके है ये, ठीक है, सीक्वेंस नंबर 1, सीक्वेंस नंबर 2,
ठीक है, एक सीक्वेंस के अंदर एक मीडिया, पहला मीडिया रखा, फिर उसके बाद दूसरा मीडिया रखा, फिर उसके बाद तीसरा मीडिया रखा, कुछ इस तरह से सीक्वेंस एक रन किया। चला के देखते हैं इसको कैसा है ये। Who invented the internet? The internet was invented by cats. ठीक है, तो इसको सीक्वेंस में रखा है कि भाई एक मीडिया जब पूरा चल के ख़त्म हो जाए तो दूसरा वाला चले, इस तरह करके ये सीक्वेंस इन्होंने डेवलप किया हुआ है। ठीक है भाई, अच्छा तो वापस डायलॉग फ्लो पे आ जाते हैं हम। जब यहाँ पे सिंपल रिस्पॉन्स जो है, जहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, इसी के साथ साथ एक बटन आ रहा है कस्टमाइज ऑडियो आउटपुट। यहाँ पे मैं SSML का टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई भी SSML मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, और मैं यहाँ पे आके ये पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें आप SSML के टैग्स को रिकग्नाइज़ भी करता है ये, और मे भी आपको इंटेलिजेंस भी देता हो। हाँ, ये इंटेलिजेंस भी देता है। अगर मैंने एक ब्रैकेट गायब की तो ये मुझे रेड करके दिखा रहा है कि यार कुछ गड़बड़ है। तो ये इस तरह से SSML लिखूँगा मैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा। अच्छा, जो टेक्स्ट मैं यहाँ लिखूँगा ये सिर्फ नज़र आएगा, ये वाला टेक्स्ट। ठीक है, बोल के बताने वाला टेक्स्ट एंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, ये भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ आम और यहाँ पे मैं लिखूँ अमरूद, बिल्कुल ही डिफरेंट जवाब मैं लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ आई एम अ गुड बॉय लाइक दिस, ये मैंने लिख दिया, और स्पीक वाले टैग में मैंने बिल्कुल ही अलग चीज़ लिखी है। तो जब बंदे के पास ये रिस्पांस पहुँचेगा तो उसके स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आ रहा होगा, लेकिन जो बोल के बता रहा होगा गूगल असिस्टेंट वो ये बोल के बता रहा होगा। ठीक है, अच्छा इसकी छोटी सी एक एग्जांपल भी हम सोच लेते हैं थोड़ी सी, कि कौन सा ऐसा मौका होगा जब मेरे पास ये चीज़ यूज़फुल होगी कि भाई दिखा मैं कुछ और रहा हूँ, बोल मैं कुछ और रहा हूँ। तो एक वॉइस एप्लीकेशन में हमेशा ही ऐसा होगा। ठीक है, हमेशा ही बोल के बताने वाली चीज़ काफ़ी मुख्तलिफ होती है, और जो लिखी हुई आती है स्क्रीन पे चीज़ वो काफ़ी मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे सिरी एक्टिवेट करूँ, व्हाट्स द वेदर आउटसाइड? It's currently smoky and 27 degrees. ठीक है, तो जैसा कि आपने नोट किया कि मैंने अब सिरी से पूछा कि व्हाट्स द वेदर आउटसाइड, तो इसने बोल के मुझे एक सेंटेंस में बोल के बताया, बट जो चीज़ लिखी हुई आई है मेरे पास वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जो एग्जैक्टली सेंटेंस इसने बोला है वो लिखा हुआ नहीं आया, लिखा हुआ कुछ और आया मेरे पास। लिखा हुआ है कराची स्मोकी, चांस ऑफ रेन 0%, 27, 35/27। अब अगर जो बोलने वाली बात होती ना और जो लिखी हुई बात है अगर वो सेम होती तो क्या होता? अगर ये वाला टेक्स्ट मुझे मिलता पढ़ने के लिए तो मैं कैसे पढ़ता? मैं कहता 27 कराची स्मोकी, चांस ऑफ रेन कॉलन 0%, 35 डिग्रीज / 27 डिग्रीज। तो ये सुनने वाले के लिए ना नॉनसेंस बात होती है कि यार ये क्या बोल रहा है सामने से। तो इस वजह से बोलने वाली बात जो है वो एक्चुअली सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा बोलूँ कि यार ये जो भी इसने बोला था रिपीट करे, हे सिरी कैन यू रिपीट दैट? ये फ़ोन में मेरे चला गया। कैन यू रिपीट दैट? Sorry, there's nothing to repeat. ओके, भूल गया ये। What's the weather outside? It's currently smoky and 27 degrees. अच्छा, इसने कहा इट्स करंटली स्मोकी 27 डिग्रीज। बहुत सारी डिटेल्स ऐसी हैं इसमें लिखी हुई जो इसने बोला ही नहीं, बोलना ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है, क्योंकि मैंने पूछा था टेम्परेचर मुझे पता चल गया, लेकिन लिखी हुई डिटेल में ज़्यादा डेटा है। और इवन दो कि मेरे पास 7 बजे से लेकर अभी 7 बज रहे हैं, मेरे पास शाम 6 बजे तक का इसने डेटा दे दिया कि भाई शाम 6 बजे तक क्या होने वाला है वो सब बता दिया मुझे। तो हमने ये देखा कि जो बोल के बताने वाला रिस्पॉन्स है वो हमेशा अलग होगा, और जो लिख कर दिखाने वाला रिस्पॉन्स है स्क्रीन पे वो हमेशा अलग होगा। अच्छा, बोल के बताने वाला रिस्पॉन्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वॉइस एप्लीकेशन की केस में, क्योंकि जब बंदा बोल के इनपुट देगा तो उसको बोल के ही जवाब जो चाहिए ना वो प्राइमरी जवाब होगा उसके लिए एक्चुअली। ठीक है, हो सकता है वो स्क्रीन पे देखे कि क्या लिखा हुआ है, हो सकता है वो ना देखे। तो स्क्रीन पे जो चीज़ लिखी हुई है वो थोड़ी डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर यूज़र को नज़र आए, सिर्फ ये उन यूज़र को नज़र आएगा जिसके पास स्क्रीन मौजूद है, क्योंकि गूगल असिस्टेंट की बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जिसमें स्क्रीन नहीं होता। ठीक है, या मिसाल के तौर पे आप कार में अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आप जब गूगल असिस्टेंट से बात करेंगे तो आप कार की तरफ शायद स्क्रीन की तरफ देख ना पाएँ। ठीक है, क्योंकि आपका फोकस ड्राइव पे होगा तो शायद आप स्क्रीन पे देख ना पाएँ, तो वो जो सुन रहे हैं आप वही एक्चुअली आपके लिए प्राइमरी जवाब है।
वेल तो यहाँ अब ये बात हो गई कि भाई कुछ रिच रिस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं। रिच रिस्पॉन्सेज जिसमें टेक्स्ट के अलावा भी डिटेल्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे SSML के टेक्स्ट को बोलना कैसे एक्चुअली, कार्ड्स हो सकते हैं आपके पास, कुछ इमेजेस हो सकती हैं, कुछ सजेशन चिप हो सकती है। इसमें एक चीज़ है सजेशन चिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सजेशन चिप। अच्छा सजेशन चिप क्या होती है कि जब आप बात कर रहे होते हैं किसी भी चैटबॉट से तो वो स्क्रीन पे आपको ना नीचे सजेशन दे रहा होता है कि यार अब ये कर लो, अब ये कर लो, ठीक है ना, बताता है आपको कि आप आगे क्या कर सकते हो। ओवरव्यू, यहाँ पे सजेशन चिप भी अगर दिखा पाऊँ मैं, ये रहा सजेशंस कुछ इस तरह से डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन पे। जो भी आंसर ऊपर बोल रहा होगा या लिखा हुआ रहा होगा उन सब चीज़ों के लास्ट में ये सजेशन आपको डिस्प्ले हो रही होती है। और आप क्या करते हैं, इन किसी भी सजेशन पे क्लिक करके आप इसको मिसाल के तौर पे आपने ऑर्डर कंप्लीट किया, तो ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट आपका रिस्पांस आएगा कि यार थैंक यू फॉर योर ऑर्डर एंड योर ऑर्डर इज़ ऑन द वे, इस तरह की जो बात आएगी, उसके लास्ट में ये सजेशंस आ रही होंगी कि भाई आई वॉन्ट टू नो स्टेटस ऑफ माई ऑर्डर, इस तरह की बात लिखी भी आ रही होगी कि जो चीज़ें मैं इस पॉइंट के बाद अब कर सकता हूँ, ठीक है, सजेस्टिव चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बंदा उसको प्रेस करे, ठीक है, वो जस्ट वहाँ पे मौजूद होती हैं जस्ट इन केस। और हम अब क्या करते हैं, अच्छा तो ये सारी चीज़ें डायलॉग फ्लो के अंदर रहते हुए तो मैं यहाँ से भेज सकता हूँ, ठीक है, ये हम करके देख सकते हैं बहुत ईजिली, अभी करके नहीं देखेंगे हम। एक सवाल, अगर हमने सिंपल रिस्पॉन्स, कार्ड रिस्पॉन्स और रिच रिस्पॉन्सेस में ये इसके एक के नीचे एक लिखा है, सो डज इट गो इन दैट ऑर्डर एसेंशियली? अच्छा इसका एक ख़ास ऑर्डर है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सजेशन चिप अगर ऐड करता हूँ तो सजेशन चिप ऑलवेज गो इन लास्ट, ठीक है। अब मैं अगर मैं यहाँ पे बेसिक कार्ड लगाता हूँ तो आप नोट करें सजेशन चिप क्या हुई, ऑटोमेटिक आखिर में चली गई, इसको मैं शुरू में नहीं ला सकता, ठीक है। अगर मैं चाहूँगा ना ये शुरू में आ जाए तो ये शुरू में नहीं आएगी, इसका एक ख़ास ऑर्डर है, ठीक है। या मिसाल के तौर पे अगर मैं जैसे यहाँ से सिंपल रिस्पॉन्स को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अब मैं बेसिक कार्ड और सजेशन चिप, इसके बाद मैं अब यहाँ पे अगर टेक्स्ट रिस्पॉन्स या सिंपल रिस्पॉन्स ऐड करूँगा तो वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। जिस ऑर्डर में यहाँ डिस्प्ले हो रहा है वो इसी ऑर्डर में आएगा, चाहे आप इसको आगे रखें या पीछे रखें, ठीक है। क्योंकि सजेशन चिप का मेक सेंस यही बनता है कि वो सबसे लास्ट में हो, और सिंपल रिस्पॉन्स जो है उसका मेक सेंस यही बनता है कि वो सबसे टॉप पे हो, यानी कुछ बात बोली जाए उसके बाद आपको कार्ड नज़र आए, चाहे वो कार्ड बेसिक कार्ड हो। अच्छा कार्ड भी आप एक वक्त में एक ही भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे आप नोट करें बेसिक कार्ड है, कैराजोल कार्ड है, या मीडिया कार्ड है, या टेबल कार्ड है, तो अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मैं दूसरा लगा सकता हूँ, एक वक्त में मैं 2 कार्ड नहीं भेज सकता, ठीक है। कैराजोल कार्ड मिसाल के मैंने टेबल कार्ड लगा दिया, जैसे ही मैंने टेबल कार्ड लगाया तो बाकी अब डिसेबल हो गए होंगे, सही ना, एक वक्त में एक ही कार्ड लगा सकते हैं। तो ये इनकी पॉलिसीज़ हैं, ये आप गूगल असिस्टेंट के डॉक्यूमेंटेशन में भी जाके मज़ीद इस बारे में पढ़ सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सेज हैं उसमें क्या लिमिटेशंस हैं इनकी। अच्छा तो ये तो बात हो गई कि यार हम डैशबोर्ड से, डायलॉग फ्लो के डैशबोर्ड से ये सारे रिस्पॉन्सेज हम भेज रहे हैं, ये तो बात क्लियर हो गई। अब मगर हमें ये रिस्पॉन्स यहाँ से नहीं भेजना है, क्योंकि हम तो रिस्पॉन्स अब भेज रहे हैं कहाँ से, हमारे वेबहुक से रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, सर्वर से रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। तो वो सर्वर पे ज़रा हम आ जाते हैं, ठीक है। ये है हमारा वो सर्वर कि जब बंदा हाय बोलेगा तो उसको क्या रिस्पॉन्स जाएगा, ये वाला, ठीक है। दिस रिस्पॉन्स इज़ अ सिंपल टेक्स्ट, ये रिस्पॉन्स में हम सजेशन चिप वगैरह ये चीज़ें अभी नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। अगर बंदा प्लेस ऑर्डर बोलता है तो उसको लास्ट में वो बोलता है कि एजेंट डॉट ऐड रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, हेयर इज़ योर ऑर्डर ऑफ दिस दिस दिस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं लास्ट में इसको सजेशन चिप भी भेजूँ, ठीक है। तो ये हम अभी देखने चाह रहे हैं, अभी हम ये डिस्कवर करने जा रहे हैं जो फुलफिलमेंट से जो चीज़ बाकी रह गई है कि फुलफिलमेंट जब हम भेजें तो उसमें रिच रिस्पॉन्सेज हम कैसे भेज सकते हैं कोडिंग के थ्रू। जी क्या सवाल था आपका? सर यही था, मैं यही पूछना चाह रहा था कि सर्वर से कैसे भेजेंगे। हाँ बस ये सर्वर से ही हम भेजना भी सीखते हैं। अच्छा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट की लाइब्रेरी है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिस्पॉन्स को भेजने के लिए, ठीक है, हमें वो लाइब्रेरी डिस्कवर करनी पड़ेगी। अच्छा स्टिल मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मैं ये एजेंट डॉट ऐड करके लाइब्रेरी के ज़रिए रिस्पॉन्स भेजूँ, मैं जेसन में रिस्पॉन्स भी यहाँ से भेज सकता हूँ, ठीक है। जेसन में रिस्पॉन्स भेज सकता हूँ, और जेसन यहाँ पे देखें आप लिखा हुआ भी है इन्होंने,
अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वापस, तो आप नोट करें कि हर रिस्पॉन्स के साथ इन्होंने जेसन भी यहाँ पे बनाया हुआ है कि इस तरह का जेसन इसका होगा। ठीक है जी, जैसे सजेशन चिप्स हैं, तो सजेशन चिप का जो जेसन है वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, एक आपका जो है ना स्पीच होगी, वेलकम टू योर प्ले गेम, और उसके बाद सजेशन होगा एक यस, और एक सजेशन होगा नो, ऐसे करके हो रहा होगा। तो इस तरह करके आपके पास उसका जेसन भेज सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्योंकि एक लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उस लाइब्रेरी को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छी बात यह है कि उस लाइब्रेरी का की कोई डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है। ये रहा, इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। हाँ। अच्छा, तो मैं अगर जाता हूँ फुलफिलमेंट पे और वेल लेट मी गो टू NPM। ओके, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट NPM, यस हियर यू गो। ये मैं आ गया डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट के NPM में, और ये है वो लाइब्रेरी जो हमने शुरू में इंस्टॉल कर ली थी, और इसी से हम रिस्पांस वगैरह भेज रहे हैं, इसी से हम पैरामीटर्स को पकड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जेसन में काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, इसलिए लाइब्रेरी हमने यूज़ की। वेल, इसकी डॉक्यूमेंटेशन हुआ करती थी, और मतलब इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन हुआ करती थी, लेकिन अब वो डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है गायब। तो हम ज़रा चलते हैं नीचे। ये रेफरेंसेस इन्होंने बताए हुए हैं कि भाई क्वेश्चन अगर है तो स्टैक ओवरफ्लो पे चले जाओ आप, और डेवलपर कम्युनिटी पे चले जाओ। बग्स हैं तो गिटहब में जाके इशू बनाओ। डायलॉग फ्लो की डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जब इसको मैं नए टैब में ओपन करता हूँ, तो ये मुझे कहाँ लेकर आ जाता है, ये मुझे यहाँ लेकर आ जाता है। ठीक है, फॉल बैक पे एक्चुअली वो URL ही यहाँ पे चेंज हो जाता है, डायलॉग फ्लो /docs पे आके। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, चलो डायलॉग फ्लो ES मैं इस वक्त क्योंकि इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसमें चला जाता हूँ, और इसमें जाके मैं डॉक्यूमेंटेशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। किसकी भला? फुलफिलमेंट की। ठीक है, फुलफिलमेंट में मैं गया, और फुलफिलमेंट में जाने के बाद भाग जाओ। ठीक है, ये इन्होंने agent.add यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई इस तरह करके होगा, और इन लाइन जो कोड है वो लिखना बताया हुआ है। लेकिन जिस पॉइंट पे आके ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन की बात है ना, तो बस यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, बस यहाँ ख़त्म है ये। ठीक है, अच्छा, फिर हम अगर रेफरेंस में जाके भी इसको ढूंढते हैं तो वहाँ पे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। क्लाइंट लाइब्रेरीज़ है, क्लाइंट लाइब्रेरीज़ में मैं Node.js में गया, और Node.js में यहाँ पे एक तो ये वाली लाइब्रेरी है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन तो है यहाँ पे, नो डाउट इसकी डॉक्यूमेंटेशन है बेहतर। बट ये कौन सी वाली लाइब्रेरी है? जिसके ज़रिए हम रिएक्ट की ऐप से कनेक्ट करते हैं, या किसी भी जगह से डायलॉग फ्लो को हम डिटेक्ट इंटेंट कर रहे होते हैं, उसकी तो लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन है। बट डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट वाले की यहाँ पे भी कोई बात इन्होंने नहीं की। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने कोई बात नहीं की, और बस इसके अलावा तो अभी कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। और वेल, तो अब हम इसका करें क्या? हमारे पास 2 रिसोर्सेज हैं इसको देखने के लिए। नंबर 1 रिसोर्स, इन्होंने 5 के करीब एग्जाम्पल या 6 के करीब एग्जाम्पल यहाँ पे बना के रखी हुई हैं। इन एग्जाम्पल्स को देखकर हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस किस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है इसमें। मिसाल के तौर पे बाइक शॉप की एक इनकी ऐप है, उसमें हम ज़रा चल के देखते हैं कि उसमें इन्होंने क्या कोई टेक्स्ट के अलावा भी कोई रिस्पांस भेजा है। तो ये मैं इनके रिपॉजिटरी में आ चुका हूँ। रिपॉजिटरी में आने के बाद मैंने कहा फंक्शंस, और फंक्शंस के बाद index.js। ठीक है जी, तो ये इनका एक एग्जाम्पल कोड है। agent.add टेक्स्ट भेज रहे हैं, agent.add टेक्स्ट भेज रहे हैं। तो मैं इस agent.add को क्या करता हूँ, कंट्रोल F पे लगा देता हूँ। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे agent.add है, मैं ज़रा देखता हूँ कि टेक्स्ट के अलावा कहीं पे भी इन्होंने क्या कुछ और भेजा है। नहीं, इन्होंने टेक्स्ट के अलावा कहीं पे भी कुछ और नहीं भेजा। तो मैं बैक करता हूँ, और बैक करके मैं क्या करता हूँ, किसी दूसरे एग्जाम्पल में जाता हूँ। बाइक शॉप के अलावा इनके पास क्या है, ट्रिविया, टेम्परेचर। इसमें जाके देखता हूँ मैं कोई रिच रिस्पांस क्या इस्तेमाल हुए हैं इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे आप नोट करें, इन्होंने agent.add के साथ क्या इस्तेमाल किया हुआ है, न्यू कार्ड। ठीक है, न्यू कार्ड का इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लास्ट में अगर आप नोट करें तो इन्होंने agent.add करके सजेशन चिप भी यहाँ पर ऐड की हुई है। ठीक
ठीक है, 1 2 3 सजेशन चिप इन्होंने ऐड की हुई है। और तो हमें 2 चीज़ें तो यहाँ मिल गई, यहाँ पे भी इन्होंने सजेशन चिप का इस्तेमाल किया हुआ है टेक्स्ट के साथ। और SSML, हाँ SSML का भी हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है। वेल तो इस तरह हम सारी एग्जांपल्स को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं एक एक करके। हम थर्ड एग्जांपल कौन सी देख लेते हैं, मल्टी लैंग्वेज लोकल, इसको देख लेते हैं हम। ओके, अनफॉर्चुनेटली SSML का भी यहाँ जिक्र नहीं है। तो ये तो था पहली रिसोर्स जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमारे पास 2 रिसोर्सेज हैं इसको देखने के कि ये कैसे करके इस्तेमाल हो सकता है। तो ये तो पहली रिसोर्स थी। और दूसरी रिसोर्स जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ पर है। वो इसके ना ऑटोमेटिक जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कहाँ पर आपको मिलेंगे, जो आपके सर्वर का जो फ़ोल्डर है, ये हमारे सर्वर का फ़ोल्डर है जिसमें index.mjs ये पड़ा हुआ है। इसी फ़ोल्डर पे जो नोड मॉड्यूल ये मौजूद है, इसको आप ओपन करेंगे तो ज़ाहिर है जितनी भी लाइब्रेरीज़ हम इंस्टॉल करते हैं ना वो सारी कहाँ जाती है, नोड मॉड्यूल के अंदर जाके स्टोर हो रही होती है। तो यहाँ पे मैं जाके ढूंढूंगा कि डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट कहाँ मौजूद है। तो ये मुझे डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट मिल चुका है, मैंने उसको ओपन किया और जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो इसका एक ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिसका नाम है रिच रिस्पॉन्सेज। ठीक है, और ये एक मार्क डाउन डॉक्यूमेंट है। तो इसको आप, ये छोटा सा यहाँ पे बटन है, इसको प्रेस करेंगे VS कोड में तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास इस तरह से खुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे आपको इसके तरीक़े मिल जाएंगे। जैसे शुरू में हमने देखा था कि कार्ड इस्तेमाल किया हुआ था, तो ऐसे न्यू कार्ड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको इस तरह मिल रहा है। ठीक है, कोड का छोटा सा एग्जांपल भी इन्होंने दिया हुआ है कि न्यू कार्ड ऐसे करो और कार्ड के बाद सेट टाइटल और ऐसे करके और उस फिर पूरे कार्ड को क्या कर दो, agent.add में रख के रवाना कर दो। ठीक है भाई, अच्छा अभी तो कार्ड की ही बात चल रही है, सजेशन चिप की बात आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो सजेशन चिप आप कैसे करेंगे, न्यू सजेशन और उसके बाद आप जो भी टेक्स्ट होगा वो लिख देंगे। ठीक है जी, सजेशन डॉट सेट रिप्लाई, ऐसे करके आप टेक्स्ट इसका चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा इमेज है, जब आपको इमेज भेजनी होगी तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे न्यू इमेज और उस इमेज के अंदर आप क्या रखेंगे, एक HTTPS वाला इमेज का URL आप रखेंगे तो आप इमेज वहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम 1-2 इसमें से ट्राई करके भी देख लेते हैं, बाकी आप खुद। अच्छा, फिर उसके बाद है पेलोड। पेलोड क्या चीज़ है कि ज़ाहिर है अब इन्होंने देखो सजेशन चिप तो यहाँ पे बना के दे दिया ना लाइब्रेरी के लेवल पे कि भाई सजेशन चिप लिखोगे आप और उसके अंदर आप ऐसे लिखोगे तो होगा। लेकिन कोई अगर ऐसा रिस्पॉन्स है जो बिल्कुल नया है, बिल्कुल आज रिलीज़ हुआ है, जो डायलॉग फ्लो में मौजूद नहीं है अभी तक, तो उसके लिए कस्टम पेलोड आप कैसे करोगे, मतलब पेलोड लिखोगे आप और जेसन डालोगे उसमें। ठीक है, इसके कोड की एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कैसे किया है इन्होंने कि गूगल पे लोड जेसन, यहाँ पे पूरा जेसन लिखा हुआ है। ये कौन सा जेसन है मैं आपको बताता चलूँ, ये जेसन जो है वही वाला जेसन है जो थोड़ी देर पहले हमने इस स्क्रीन पे देखा था, अभी ये वही वाला जेसन है। ठीक है, तो वो जेसन आपने यहाँ लिखा और वो जेसन लिखने के बाद आपने कहा न्यू पेलोड, इसको थोड़ा बड़ा शायद मुझे करना पड़ेगा स्क्रीन को। आपने कहा न्यू पेलोड और पेलोड के बाद आपने कहा प्लेटफॉर्म डॉट एक्शंस ऑन गूगल, कि ये जो पेलोड है ये किस पे नज़र आना चाहिए, सिर्फ एक्शंस ऑन गूगल पे नज़र आना चाहिए, यानी कि गूगल असिस्टेंट की बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने वो जेसन रख दिया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जेसन को खाली रखा है, खाली रखने के बाद अलग से सेट किया है दूसरी लाइन में। एक्चुअली अलग से सेट कराने का मतलब इनका ये है कि ऐसे भी ये काम हो सकता है। वेल, यहाँ पे भी अगर आप वो जेसन रख दें तो चलेगा, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना रिच रिस्पॉन्स के सारे वो मिल जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी लाइब्रेरी के साथ ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं। एक्चुअली इनके लिए, इसके लिए एक लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है, एक टूल इस्तेमाल होता है। तो जैसे जैसे आप फंक्शंस लिखते जाते हैं ये ऑटोमेटिकली उसको डॉक्यूमेंट में भी कन्वर्ट करता जाता है, उसके पैरामीटर्स और उसके आउटपुट के देखते हुए। ठीक है, अच्छा, वेबहुक क्लाइंट, मतलब इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने का जो पूरा तरीका है, ये सेकंड जो आपका डॉक्यूमेंट है वेबहुक क्लाइंट, ये इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ये वेबहुक क्लाइंट के अंदर जितने भी फंक्शन मौजूद हैं ये सारे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। न्यू वेबहुक क्लाइंट, ये न्यू वेबहुक क्लाइंट मैंने कहाँ पर यूज़ किया है, अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊँ
तो आप देखें यहाँ पे मैंने न्यू वेबहुक क्लाइंट करके इस लाइब्रेरी को इनिशियलाइज़ किया है। ठीक है, ये कौन सी लाइब्रेरी है? ये डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट की लाइब्रेरी, जिसको मैंने इनिशियलाइज़ किया है। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर भी मौजूद है आपके पास। ठीक है भाई, इसके अलावा क्वेरी है, उसके अलावा लोकल है, उसके अलावा सेशन है। ठीक है, रिक्वेस्ट सोर्स है। रिक्वेस्ट सोर्स आपको क्या बताता है कि रिक्वेस्ट आई कहाँ से। ठीक है, स्क्रॉल करके हम नीचे चले जाते हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमारा क्या है, मेन रिसोर्स है। कोई भी चीज़ अगर हमें इस लाइब्रेरी में करनी होती है तो यहाँ से हम आके देख लेते हैं कि कौन कौन से अवेलेबल फंक्शंस हैं और उनको हम किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। हमने SSML भी वहाँ पे मौजूद था रिच रिस्पॉन्सेस में। न्यू वो सिंपल रिस्पॉन्स के साथ जाता है SSML। वो कहाँ किया मैंने, रिच रिस्पॉन्स में जब आप जाएंगे और न्यू सिंपल रिस्पॉन्स में जब हम जाएंगे आप सिर्फ SSML भी सर्च कर ले आ जाएगा। यस, ये आ गया। ठीक है, न्यू टेक्स्ट और टेक्स्ट डॉट सेट SSML, ऐसे करके हम SSML भेज सकते हैं। अच्छा, SSML की एक बात मैं और आपको बता दूं, SSML जब हम डायलॉग फ्लो से भेज रहे होते हैं तो वो सिर्फ गूगल असिस्टेंट पे ही काम करता है। ठीक है, क्यों कि आपका जो फेसबुक मैसेंजर है वो SSML को नहीं समझता, क्योंकि उसमें बोलने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसको SSML चाहिए भी नहीं होता। ठीक है, तो वो नहीं समझता। ठीक है, आप यहाँ से भेजते भी है ना SSML, तो उसको मिलता नहीं है, फेसबुक पे वो पहुँचता ही नहीं है। लाइब्रेरी लेवल पे ये काम हुआ हुआ है। फिर उसके अलावा जैसे हम ड्राइंग में आ जाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में भी बोलने का कोई ऑप्शन नहीं है, गूगल असिस्टेंट में आ रहा होता है SSML। टेलीफोनी के अंदर भी SSML ये जो है चल रहा होता है। ठीक है, और जेनी जहाँ से हम भेजेंगे ये वाला SSML, तो टेलीफोनी में चलेगा और गूगल असिस्टेंट में। ट्विलियो पे भी टेक्स्ट बेस है ये, और रिएक्ट की ऐप में भी हमारे पास ये टेक्स्ट बेस है। बट रिएक्ट की ऐप में मुझे ये SSML मिल रहा होता है जस्ट इन केस कि अगर मुझे भाई उसको कोई किसी लाइब्रेरी के ज़रिए ट्रांसक्राइब करना हो। जैसे गूगल स्पीच API के पास ना ये कैपेबिलिटी आ चुकी है कि भाई अगर आप SSML देते हो उसको तो उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो रिएक्ट की ऐप में भी जब रिस्पॉन्स आता है आपके पास तो आपको ये टेक्स्ट और SSML दोनों इसके साथ मिल रहा होता है। सही। So essentially SSML can be used for voice first platforms. वॉइस फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स। और वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, ये जस्ट मिल रहा होता है, आपकी मर्ज़ी है आप इसको यूज़ करें या ना करें। ना करें, सही। अच्छा, तो हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे आके कुछ एक दो चीज़ें यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। जैसे कि हम ये टेक्स्ट भी पिक कर लेते हैं। ओके, अच्छा ये मैं प्रीव्यू से ना इस वाले पे आ गया था। आई थिंक इसका प्रीव्यू ले लेते हैं ना ताकि मुझे सही वाला दिखे। ये है हमारा वो लास्ट वाला, इसका मैंने प्रीव्यू ले लिया है यहाँ से। अच्छा, सेट टेक्स्ट एंड सेट SSML, दो इसके अंदर मेथड है। ठीक है, मैंने ये उठा लिया यहाँ से कॉपी। So set text से essentially simple text का जो रिस्पॉन्स था वो जाएगा, और SSML से जो रिच रिस्पॉन्स वॉइस का SSML हो जाएगा। टेक्स्ट डॉट सेट अच्छा, ये सजेशन भी नहीं देता, यहीं से कॉपी करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मेरे पास जो एक टेक्स्ट मैंने क्रिएट किया, इसका टेक्स्ट सेट किया, इसका SSML सेट किया, और देन अब इस टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, भेजना है। और मुझे कहाँ भेजना है इसको, मुझे भेजना है एज अ रिच रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा एजेंट डॉट ऐड, और एजेंट डॉट ऐड करने के बाद मैं कहूँगा टेक्स्ट को इसमें रख के भेज दो। ठीक है, और यही रिस्पॉन्स जो मैं अब क्या करता था, जो मैं यही रिस्पॉन्स जो मैं एजेंट डॉट ऐड करके डायरेक्टली लिख रहा था, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव करने के बाद अब मैं लाके इसको कहाँ रख दूँगा, न्यू टेक्स्ट जो है मेरा उसके अंदर रख दूँगा लाके। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब इसी के बाद मेरे पास SSML है, तो मुझे अब इसको क्या करना पड़ेगा, SSML में
कन्वर्ट करके नीचे लिखना पड़ेगा, ताकि अगर कोई ऐसे डिवाइस से रिक्वेस्ट आए जहाँ पे SSML चलता है तो उसको SSML प्रॉपर मिले। ठीक है जी। स्पीक और मैंने क्या कहा, रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर। अच्छा, स्पीक के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, स्पीक के अंदर मैं क्या लिखता हूँ यार, इसको क्या करूँगा। अच्छा, एस्केप, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैराग्राफ लिखता हूँ मैं, सही है। और पैराग्राफ को मैं क्लोज़ करता हूँ, और पैराग्राफ के अंदर क्या होगा, एक सेंटेंस होगा मेरे पास, ठीक है। ये मेरा पैराग्राफ यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज़ हो गया। अब इस पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1 हो गया ये। तो सेंटेंस नंबर 1 में मैं लिखता हूँ कि भाई दिस इज़ अ रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, दिस इज़ अ रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस को अब ये एक सेंटेंस के तौर पे बोलेगा। अब मैं अगला सेंटेंस बनाता हूँ कि भाई हेयर इज़ योर ऑर्डर, ठीक है भाई। हेयर इज़ योर ऑर्डर फॉर 1 लार्ज फहीता पिज़्ज़ा, ये मैंने रिस्पॉन्स बना दिया, ठीक है। और इस वाले को, लास्ट वाली लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये मेरा वही सेम चीज़ SSML में आ गया। अब नोट करें, SSML में मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट डिफरेंट रखा है, जो कि ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है जी। और उसको मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या हो गया, अब सर्वर से SSML रिस्पॉन्स भेजने के मैं काबिल हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके सजेशन चिप भी यहाँ से ऐड कर देता हूँ। सजेशन चिप के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ जाता हूँ मैं सजेशन चिप वाली साइड पे, ये आ गया सजेशन। ओके, लेट सजेशन इक्वल टू न्यू सजेशन, ये डायलॉग फ्लो का SSML गूगल क्लाउड के SSML से सेम है या अलग है? नहीं, एक्चुअली डायलॉग फ्लो जो है ना, वो तो NLP प्लेटफॉर्म है, उसको SSML का से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो SSML का जब रिस्पॉन्स आता है ना, यानी जब इस ऐप को कोई गूगल असिस्टेंट से कॉल करेगा इस ऐप को, तो डायलॉग फ्लो जस्ट ये SSML उसको पकड़ा देगा ले जाके। अभी उसका मसला है कि वो इसके साथ क्या करता है। अच्छा, तो एक्चुअली गूगल असिस्टेंट इसको समझता है, डायलॉग फ्लो नहीं समझता। डायलॉग फ्लो ने बोला है कि बस सही है, ये इधर लिख सकते हो, आप लिख दो जो लिखना है यहाँ पे। सही सही। अभी इनके पास भी वॉइसेस है ना? हाँ, यहाँ पे भी वॉइसेस हैं ऑफ कोर्स, यस वॉइसेस हैं इनके पास, बट उन वॉइसेस को आप यूटिलाइज़ कैसे करोगे? यूटिलाइज़ करने का तो तरीका नहीं है कोई। मैंने अभी ये देखा था, आपको भेजता हूँ एक। अच्छा, एक इन्होंने फीचर और भी कर दिया है अभी इनेबल, कि आप जाके ना सेटिंग में, यहाँ से आप सेटिंग में जाके क्या बोल सकते हो कि मुझे ऑडियो भी चाहिए रिस्पॉन्स के साथ, बट वो ना थोड़ा सा वियर्ड है, उसमें ना थोड़े मसले हैं, ठीक है। इनेबल ऑटोमेटिक टेक्स्ट टू स्पीच, तो अभी जब आप इसको इनेबल करते हो ना, तो होता क्या है कि हर रिस्पॉन्स के साथ ना एक MP3 का URL भी आता है, उसको आप ला के ना ऑडियो प्लेयर पे जस्ट प्ले मार दो, सही है। और ये वाला जो ऑडियो प्लेयर का जो प्ले आ रहा होता है, वो एक्चुअली SSML से ही जनरेट करके ला रहा होता है। तो वेब एप्लीकेशंस पे ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, इसको आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं यहाँ से। तो जस्ट इसको इनेबल करने की बात है, वो आपको देना शुरू कर देता है ना ऑडियो का पूरा वो फाइल देना शुरू कर देता है हर रिस्पॉन्स के साथ, बट इसके लिए वो आपको चार्ज करता है ना, ठीक है। ये वाला फीचर जो है वो फ्री तो खैर कुछ भी नहीं है डायलॉग फ्लो में, जो ट्रेल वर्जन है, ट्रेल में कुछ आपको फ्री शुरू में दे रहा होता है, तो इसके लिए आपको चार्ज करता है एक तो, ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो टेक्स्ट टू स्पीच है, ये
आप फ्रंट एंड पे ना वैसे भी फ्री में कर सकते हैं, ठीक है, तो इनको बिला वजह अच्छा। पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं होती। वेल इनके पास क्योंकि अब ये थोड़ा न्यूरल नेट वाले वॉइसेस हैं, तो हाँ ये आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ से भी हमें स्पीच मिल रही होती है, वेब एप्लीकेशन में ये काम आती है थोड़ी बहुत। अच्छा, तो ये इसेंशली मेरी याददाश्त में ये था कि कुछ फ्री है और कुछ पेड है, ऐसा मुझे याद था, मैं गलत हो हाँ सकता हूँ। शुरू में कुछ फ्री है, अभी वो हम देख भी सकते हैं बहुत ईजिली कि मैंने एक लिंक भेजी है, वहां पे भी शायद होगा। हाँ डायलॉग फ्लो प्राइसिंग में जब हम जाते हैं तो ना यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, क्या हुआ भाई इसको, अच्छा प्राइसिंग टेबल डायलॉग फ्लो ES, ये रहा ऑडियो इनपुट ऑडियो आउटपुट, तो ये उसको ना ऑडियो आउटपुट में काउंट करता है। ट्रेल वर्जन में ये लिख रहे हैं कि भाई नो चार्जेस हैं, सही है नो चार्जेस हैं, लेकिन एक्चुअली वो अभी स्टैरिक बना के ना नीचे कोटा में डिफाइन किया हुआ है कितना है, और स्टैंडर्ड में क्या है $4 पर 1 मिलियन कैरेक्टर्स, ठीक है, तो ये इनका है। और वेवनेट की वॉइसेस का जो है वो पैसे 4 डबल है, तो $16 पर 1 मिलियन कैरेक्टर, तो 1 मिलियन कैरेक्टर जो है वो एक पेज जो होता है वो 1000 एक्चुअली कैरेक्टर्स का होता है, तो काफ़ी ज़्यादा है ये $16 में, मतलब लेकिन स्टिल पेड है ये। अब हम चलते हैं नीचे और ये लिमिट्स एंड कोटाज में जाएंगे ना, जब हम स्टैरिक जो लगाया हुआ था इसने, तो वहाँ पे ये बता देगा कि कोटा एक्चुअली है कितना है इसका। ऑडियो आउटपुट का जो कोटा है, अच्छा सेम एज इनपुट, तो इनपुट कितना है, इनपुट है 100 रिक्वेस्ट पर मिनट, 1000 पर डे और 15,000 रिक्वेस्ट पर मंथ। तो 15,000 स्टेप कन्वर्जेशन की अगर हो गई ना तो ये आपका ट्रेल ओवर हो जाएगा, ठीक है। 15,000 स्टेप ऑफ यानी बंदे ने बोला हाय तो सामने से उसने बोला हेलो, तो अभी जब सामने से उसने हेलो बोला ना तो एक ये रिक्वेस्ट आपका हो गया, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर 100 दफ़ा किसी ने कर लिया तो वो पूरा हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्शन और में तो उसमें भी ऑफकोर्स लिमिट है कि मैक्सिमम 60 सेकंड्स ऑफ ऑडियो लेंथ पर रिक्वेस्ट। हाँ ये भी एक लिमिट है। वेल 60 सेकंड इज़ अ लॉट बाय द वे, क्योंकि अभी जैसे मैंने वेदर पूछा या मैंने ऑर्डर किया कुछ, तो वो एक जुमला 60 सेकंड का बहुत लंबा हो जाएगा, दैट इज ट्रू। हाँ मतलब सुनेगा भी नहीं बंदा अगर ऐसा किसी ने कर दिया तो वो बंद करेगा। यस यस, नॉट द बेस्ट यूज केस, लाइक यूजर एक्सपीरियंस आई मीन। तो अभी मैंने इसको इनेबल कर दिया है जो टेक्स्ट टू स्पीच है, इसको हम अभी देख भी लेते हैं चला के कि ये जो है ना फ्रंट एंड पे इसका एक URL आ रहा होता है, वो हम पुट इन करके इसको देख सकते हैं कि ये कैसे चलता है। सेव का बटन प्रेस कर देते हैं, इंटेंट्स में आ जाते हैं, यहाँ पे अरे क्या हो गया, एक मिनट दोबारा देखते हैं वो सेव हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ सेव हो गया इंटेंट्स। अच्छा इंटेंट में जो मेरा प्लेस ऑर्डर है उसमें मैंने क्या किया हुआ है, वहाँ से SSML भेजा हुआ है कुछ ना कुछ। वेल मैं इसको यहीं से पहले तो बोलता हूँ हाय प्लेस ऑर्डर, ठीक है। अब नोट करें, अब हर उसके साथ ना ये मुझे क्या दे रहा है, ऑडियो का आउटपुट दे रहा है। How many pizza would you like me to deliver? ठीक है, इस तरह मुझे हर के साथ दे रहा है ये, यही मैं फ्रंट एंड पे उसको डायरेक्ट प्ले भी करवा सकता हूँ। मैंने कहा भाई 3 लार्ज पिज़्ज़ा, ठीक है। Something went wrong. मेरा Please वो try again सर्वर later. रन नहीं हुआ हुआ एक्चुअली, मैं अपना सर्वर रन कर देता हूँ। मैंने कहा CD क्या था CD CD05 CD2 और मैंने कहा npm run dev, ये मेरा फ्रंट एंड ये मेरा सर्वर रन हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक ngrok भी मुझे बनाना पड़ेगा, 5001 का एक ngrok बना दिया मैंने, सही है। ये ngrok मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा जाके फुलफिलमेंट में, क्योंकि अभी जो ngrok लगा हुआ है वो पुराना वाला लगा हुआ है। ये मैं पुराने वाले को रिप्लेस करता हूँ यहाँ से और मैं नया वाला लगा देता हूँ और सेव का बटन प्रेस करता हूँ, ताकि अभी जो मेरा सर्वर रन हो रहा है ये यहाँ वहाँ पे ये जाए। अब मैंने कहा इसको हाय, अच्छा Hi and good morning. I am your pizza delivery assistant. How may I help you today?
Which one you like to have, chicken, fajita, and ranch? अच्छा, यहाँ पे एक सवाल, ये स्मॉल टॉक क्या है? स्मॉल टॉक ये है बहुत सारी जो छोटे छोटे सवाल जवाब होते हैं ना, इसके अंदर मैं चला ही जाता हूँ, बल्कि ये बहुत सारे इन्होंने ना सवाल पहले से बना के रखे हुए हैं। अबाउट द एजेंट में मैं गया तो अब यहाँ पे ना आप सारे आंसर लिख दें तो उससे क्या होता है कि अगर बंदा हेलो हाय वाली बातें पूछता है ना, ये मोस्ट आस्क जो क्वेश्चन है उसका एक इन्होंने वो बनाया हुआ है, कलेक्शन सही। नहीं, वो फुलफिलमेंट में भी दिखा दे रहे थे, इसके लिए मैंने पूछा। हाँ, अभी व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, यू आर बोरिंग में क्या बोले, सही है, हु इज़ योर बॉस पे क्या बोले। अब ये अबाउट हो गया, अभी अबाउट के बाद जो है कॉर्टेसी, इमोशंस, सही है, अगर हाँ हाँ करे कोई वाव बोले तो क्या बताना चाहिए। अब ये सारा फिल कर दोगे तो क्या होता है कि आपका चैटबॉट इस काबिल हो जाता है कि छोटी मोटी बातें भी कर सके बंदे के साथ, जस्ट फॉर और ज्यादा इंटेलिजेंट फील होता है। हाँ, इंटेलिजेंट फील कराने के लिए एक्चुअली थोड़ा। सही। अच्छा, एक और सवाल था कि हम फुलफिलमेंट में दो तरीके के फुलफिलमेंट करा सकते हैं। एक है इंटेंट का फुलफिलमेंट और दूसरा है स्लॉट का फुलफिलमेंट। तो ये यहाँ नहीं, अच्छा आप देख रहे हो, टैक्स इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, पूछें आप ज़रा, अपना सवाल कंप्लीट करें। जो फुलफिलमेंट है वहां पे आए एक बार, यहाँ पे इधर फुलफिलमेंट नहीं, फुलफिलमेंट का जो टैब था इसमें, ये वाला, हाँ यहाँ पे नीचे देखो, ये कह रहा है ना, एनेबल वेबहुक कॉल फॉर दिस इंटेंट एंड एनेबल वेबहुक कॉल फॉर स्लॉट फिलिंग। तो अच्छा मैं आपको शॉर्ट आंसर दे देता हूँ कि ये स्लॉट फिलिंग जो है ये डेलीगेशन है एक्चुअली, ठीक है। वो जो अलेक्सा में जो डेलीगेशन हम करते हैं ना, ये वो चीज़ है। अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा तो ये हर दफ़ा रिक्वेस्ट पे ये मेरे वेबहुक पे जा रहा होगा। ये हम करके देखेंगे थोड़ी देर में। ये फुलफिलमेंट में जो रही हुई चीज़ें हैं वो इसमें ये भी शामिल है। वेल, अभी हम जरा इसको देख लेते हैं। अच्छा, अभी हुआ ये कि जो टेक्स्ट मैंने लिखा था वो इसको मिल नहीं रहा, और ये न्यू सजेशन लिखा था ये भी नहीं मिल रहा। वो इसलिए नहीं मिल रहा, मैंने ऊपर इसको इम्पोर्ट नहीं किया, मैं इम्पोर्ट करना इसको भूल गया था, ठीक है। तो मुझे इसको इम्पोर्ट कैसे करना है, यहाँ पर कॉमा लगा के टेक्स्ट को और सजेशन को मैंने करना है। और सजेशन के अलावा भी मेरे पास एक दो चीज़ें और भी हैं, उसको भी मैं कर सकता हूँ इंपोर्ट, ठीक है। कार्ड, इमेजेस, पेलोड, ठीक है। तो मैं कार्ड, इमेज, ठीक है, इसको भी कर लेता हूँ क्योंकि कार्ड और इमेज भी मेरे पास इस्तेमाल होने वाला है। मैं सेव कर देता हूँ ताकि मेरा सर्वर दोबारा से रन हो जाए, और मैं इसको बोलता हूँ दोबारा से कि गिव मी 1 लार्ज चिकन पिज़्ज़ा। भाई अब क्या हुआ, required by the text constructor, string required by the text constructor। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई आप ना ये स्ट्रिंग क्या करो, कॉपी करके आप ये डायरेक्ट इसको दे दो, सही है, ऐसे करके बोल रहा है ये कि आप डायरेक्ट इसको दे दो बजाय आप बाद में सेट करवाने के। हम यहाँ देख भी लेते हैं कि क्या यहाँ पे इसी तरह बताया हुआ था। टेक्स्ट वाला सबसे पहला था, आई थिंक ना, फर्स्ट था जी, फर्स्ट तो नहीं है। सजेशंस नीचे आ गए, सेट टेक्स्ट, अच्छा इसका, अच्छा इसने तो खाली छोड़ के बताया हुआ है। वेल, ओ क्या किया मैंने ये, अच्छा इन्होंने तो खाली छोड़ के बताया हुआ है, बट ये खाली रखने पे इसको एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि भाई आप ना, ओ सॉरी, ये वाला, ये वो नहीं है। टेक्स्ट को कैपिटल टी से टेक्स्ट मुझे सर्च करना चाहिए। न्यू टेक्स्ट, हाँ इन्होंने खाली छोड़ के बताया हुआ है, बट ये उस पर एरर दे रहा है। कह रहा है कि भाई आप खाली छोड़ने के बजाय क्या करो, डायरेक्ट उसमें कुछ ना कुछ मुझे टेक्स्ट प्रोवाइड कर दो। तो मैं डायरेक्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ सेट टेक्स्ट अलग से जो है, ठीक है। लेट्स ट्राई नाउ, गिव मी 1 लार्ज चिकन पिज़्ज़ा, ठीक है। इसने मुझे एक जवाब दे दिया। This is a response from server. Here is your order for 1 large chicken pizza. ठीक है, This is a response. ये SSML भी मेरे पास आ गया, और मैं यहाँ पर डायग्नोस्टिक में जाकर देखूँगा अगर, तो फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स में मेरे पास क्या आ रहा है, फुलफिलमेंट वो पूरा मुझे मिल रहा है जिस तरह से मैंने भेजा है यहाँ पे।
अच्छा, ये इसका एक बग है, ठीक है, जो मैं बताना चाहूँगा आपको इस पॉइंट पे, कि जब मैं यहाँ से SSML भेजता हूँ तो ये सिर्फ SSML को पकड़ रहा होता है। जब फ्रंट एंड की बात होती है तो ये सिर्फ SSML को पकड़ता है और टेक्स्ट को ये छोड़ देता है, ठीक है। वेल, लेट मी ट्राई इट अगेन लाइक दिस, कि अब इसका इस सूरत में इसकी क्या क्या वो है, छोटे छोटे बग इसके अंदर हैं। ये मैं जस्ट एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, नहीं, उसके बावजूद भी इसने मुझे वो टेक्स्ट नहीं भेजा, ठीक है। मुझे ये टेक्स्ट नहीं भेज रहा होता वेब एप्लीकेशन में, मुझे जस्ट ये क्या भेज रहा होता है, फुलफिलमेंट भेज रहा होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा जुगाड़ कर रहे होते हैं हम आमतौर पर। वो जुगाड़ हम ये कर रहे होते हैं कि एक्चुअल टेक्स्ट जो है ना वो हम पेलोड में डाल के भेज देते हैं, ठीक है। तो पेलोड को भी ऊपर ज़रा रिक्वायर कर लेते हैं और पेलोड में डाल के ना टेक्स्ट को भेज देते हैं। एक्चुअली पेलोड यहाँ से मैंने रिक्वायर किया ऊपर, और जो मेरा ये टेक्स्ट, कस्टम पेलोड है। हाँ कस्टम पेलोड है, क्योंकि इसमें ये गड़बड़ है कि इनके ना ये वाली चीज़ गड़बड़ है। अच्छा, अगर मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं SSML को पेलोड में डाल दूँ और यहाँ पे मैं सिंपल ट्रैक्स रखवा दूँ, ठीक है, ये भी मैं कर सकता हूँ। बट ऐसा करने की सूरत में होगा क्या कि वो SSML से ना ऑडियो फिर सही तरह जनरेट नहीं करेगा, वो बगैर SSML वाली ऑडियो जनरेट कर देगा। तो यहाँ से मुझे ऑडियो मिल जाती है और फिर ये जो टेक्स्ट है मेरा, इसको मैं क्या करता हूँ, कस्टम पेलोड में करके मैं भिजवा देता हूँ, ठीक है। ये स्पेसिफिक मैं बात करूँ जब मैं रिएक्ट से इसको कनेक्ट कर रहा होता हूँ, ठीक है। और रिएक्ट के अलावा अगर मैं किसी और से कनेक्ट कर रहा हूँ तो फिर इसको कंडीशनली हैंडल करना पड़ता है, थोड़ा सा ये हैक्टिक रहता है, लेकिन भाई अभी इसी तरह से है इसका हिसाब किताब। अच्छा, एक बात और भी है, ये जो डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं, ये लाइब्रेरी डेप्रिसिएटेड हो चुकी है, या डेप्रिकेटेड जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो हो चुकी है। ये इसकी जगह पे एक नई लाइब्रेरी लिख रहे हैं जिसका मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था। और गूगल वाले बोलते हैं कि भाई आप ना क्या यूज़ करो, एक्शंस ऑन गूगल की लाइब्रेरी यूज़ करो। बट एक्शंस ऑन गूगल की लाइब्रेरी जो है, जो स्पेसिफिकली गूगल असिस्टेंट के लिए बनी हुई है, उसमें दूसरे प्लेटफॉर्म की कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोग हैं ओपन सोर्स, वो दूसरी एक लाइब्रेरी लिख रहे हैं जिसमें ऑफ कोर्स ये वाली प्रॉब्लम सारी जो है वो किसी हद तक कम होगी, या हो सकता है कि ये सारी प्रॉब्लम उसमें पूरी तरह सॉल्व हो जाए। तो हम जो है ना कस्टम पेलोड को ज़रा एक नज़र मार लेते हैं इसके ऊपर, कि भाई कस्टम पेलोड जो है, पेलोड ये आ गया भाई पेलोड हमारा, कि भाई पेलोड को हम कैसे भेजें, ठीक है। इस तरह से हम भेजेंगे। हम कहेंगे भाई लेट पेलोड इक्वल्स टू न्यू पेलोड, ठीक है। अच्छा, मैंने जो यहाँ पे भेजा है ना, लेट पेलोड इक्वल्स टू न्यू पेलोड, और उसके बाद मैंने लिखा है एजेंट अनस्पेसिफाइड। एजेंट अनस्पेसिफाइड का मतलब ये है कि इनके पास ना 5 तरह के जो है वो प्लेटफॉर्म्स है ना। अच्छा, प्लेटफॉर्म को भी मैं ऊपर रिक्वायर कर लेता हूँ। एक इनका ये ईनम है काइंड ऑफ, सॉरी ईनम नहीं है इनका, वो है ये रहा प्लेटफॉर्म्स। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना मेरे पास, इसके अंदर वो सारे प्लेटफॉर्म्स का ना वो आ रहा होता है। क्या बोल दिया इसने मुझे, ओके, प्लेटफॉर्म्स डॉट, ये प्लेटफॉर्म्स डॉट करके ना ये सारे प्लेटफॉर्म मेरे पास शो कर देता है। तो अगर मैं बोलूँगा ना एक्शंस ऑन गूगल, तो ये जो पेलोड मैं भेज रहा हूँ ये सिर्फ मुझे कहाँ पे मिलेगा, एक्शंस ऑन गूगल पे मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें डॉट लगा के फेसबुक है, किक है, लाइन है, स्काइप है। मिसाल के तौर पे फेसबुक का कोई ऐसा रिच रिस्पॉन्स है जो मैं भेजना चाहता हूँ ऐसे, तो मैं वो कस्टम पेलोड में भेजूँगा। तो बट मैं इसको लिखूँगा अभी एजेंट डॉट अनस्पेसिफाइड। एजेंट अनस्पेसिफाइड मुझे कब मिलता है, जब मैं एक वेब एप्लीकेशन से जब रिक्वेस्ट करता हूँ तो मुझे प्लेटफॉर्म अनस्पेसिफाइड मिल रहा होता है। और प्लेटफॉर्म अनस्पेसिफाइड करने के बाद मैं क्या करूँगा,
टेक्स्ट लिखकर और मैं जो भी मेरा टेक्स्ट होगा वो मैं यहाँ पे ऐड करवा दूँगा, ठीक है। टेक्स्ट का मैं ये आगे से उड़ा देता हूँ जो ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है, और मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ से, इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ऐसा करते ही क्या होगा, अच्छा अनस्पेसिफाइड एक और जगह पे भी मिलता है, जब मैं डायलॉग फ्लो के साइड वाला जो टेस्ट कंसोल है वहाँ से जब मैं टेस्टिंग करता हूँ तो भी मुझे यही मिलता है। क्या कह रहा है ये, पैकेज फ्रॉम डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट, प्लेटफॉर्म्स नॉट फाउंड। वो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म्स नीचे इस्तेमाल करते हुए प्लेटफॉर्म्स है मेरे ख्याल से, और ऊपर इंपोर्ट करते हुए प्लेटफॉर्म है। इज दैट करेक्ट? नहीं, प्लेटफॉर्म्स ये शो तो कर रहा है यहाँ पर। सही बात है, सही बात है। अच्छा, मे बी मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं वेबहुक क्लाइंट डॉट करके शायद एक्सेस करूँ तो मिले मुझे ये, मे बी। वेबहुक क्लाइंट डॉट करके मे बी मुझे नहीं मिल रहा मुझे ये। वेल, लेट मी ट्राई टू इम्पोर्ट इट इन अ डिफरेंट वे। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, और अगर उस पर भी नहीं हुआ तो फिर मैं एक रीसेंट प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने इसको यूज़ किया था, तो वहाँ पे जाके मैं देख लूँगा कि मैंने कैसे किया था। डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट को मैंने ऐसे करके रिक्वायर कर लिया है यहाँ पे, और इस पर डॉट लगा के अब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, इस पर मुझे मिल रहा है डॉट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मैं इस तरह करके इसको एक्सेस कर लेता हूँ अब, ठीक है। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है ऐसा यूज़ करना है इसको, बट अभी ये इसी तरह से मिल रहा है तो मैं इसको इस तरह से ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये चल गया प्रॉपरली मेरे पास। अच्छा, एक्चुअली ये ना मेरे पास इनम है, इसकी जगह मैं टेक्स्ट डायरेक्टली भी अगर लिख दूँ, क्योंकि जैसे मैंने हाथ रखा है, आप देखें प्लेटफॉर्म अंडरस्कोर अनस्पेसिफाइड है, तो मैं ये अगर हाथ से भी स्ट्रिंग लिख दूँ तो भी सही है, तो भी एक्सेप्टेबल है ये, ठीक है। बट यहाँ पे से इनम मैंने इस वजह से लिया ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे, ठीक है। अच्छा, अनस्पेसिफाइड के अलावा अगर मैं किसी और को चूज़ करूँगा, जैसे मैंने फेसबुक को अगर चूज़ किया है यहाँ पे, तो आप इसके भी वैल्यू देखें, आप फेसबुक ही है इसकी वैल्यू, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हाथ से डायरेक्ट स्ट्रिंग भी इसमें चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको ऐसे करके ही एक्सेस करूँ, ठीक है। सही, गॉट इट। अच्छा, अब ज़रा मैं इसको हिट करता हूँ यहाँ से जाके, और मैं इसको कहता हूँ गिव मी 1 लार्ज चिकन पिज़्ज़ा, ठीक है। फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट। अब आप नोट कीजिए, स्टेटस फेल हो गया क्या इसका? हाँ, फेल हो गया। अब क्या हुआ इसको, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइन ऑफ अनस्पेसिफाइड। वेल, अब इसमें कुछ मसला है, तो मैं इसको ना हाथ से ही अनस्पेसिफाइड लिख देता हूँ, प्लेटफॉर्म अंडरस्कोर अनस्पेसिफाइड। सही है, मैं इसको हाथ से ही लिख देता हूँ क्योंकि वो रिक्वायर होने में कोई इशू हो रहा है। तो ठीक है, ये रिक्वायर नहीं हो रहा था तो मैंने हाथ से लिख दिया। अच्छा, पेलोड को मुझे भेजना भी तो पड़ेगा, ये भी तो एक चीज़ मैंने मिस की हुई है यहाँ पे। पेलोड को मुझे सेंड भी तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, पेलोड को मैं सेंड कैसे करूँगा, मैं कहूँगा कि एजेंट डॉट ऐड और पेलोड, ठीक है। ये पेलोड बनाया, उसको भेजा, सजेशन बनाया, और सजेशन को भी मैंने भेजा नहीं है, सजेशन भी भेजना पड़ेगा मुझे, एजेंट डॉट ऐड सजेशन, बिल्कुल सही, इसी तरह भेजा जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, सजेशन को इन्होंने एग्जाम्पल में जो इस्तेमाल किया हुआ है वो कुछ इस तरह किया हुआ है कि ऐसे पूरा जो सजेशन है ना, इसको ही इसमें डाला हुआ है ऐसे करके, तो आई थिंक ये भी ज़्यादा क्लीन तरीका है,
कि अगर मैं 2-3 सजेशन है मेरे पास, मैं इस तरह तीनों को ऐड कर दूं, ठीक है। तो एग्जांपल जो हम देख रहे थे उसमें इस तरह से किया हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये पेलोड भेज दिया मैंने, ये सजेशन भेज दी मैंने, और ये मैंने टेक्स्ट और SSML भेज दिया, ठीक है। तीनों चीज़ें यहाँ से मैंने रवाना कर दी हैं। अब ज़रा मैं एक दफ़ा और इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास तीनों रिप्लाई भी शो हो गया, ऑडियो भी चल पड़ा, Response from server. और मैं ज़रा देख लेता हूँ इन्फो में कि रिस्पांस मेरे पास आया क्या है। रिस्पांस में मेरे पास वो टेक्स्ट आ गया, ठीक है, वो रिप्लाईज़ आ गया मेरे पास, और पेलोड तो अभी भी नहीं आया। ये क्या सीन हुआ? नहीं, पेलोड टेक्स्ट पेलोड की तरह आ गया ना एसेंशियली। अच्छा, अलग से पेलोड नहीं आया। अलग से पेलोड नहीं आया ना, वो SSML गायब हो गया। अबे यार क्या हो रहा है ये क्या सीन हो रहा है? अच्छा, मैं ज़रा यहाँ देख लेता हूँ कि प्लेटफॉर्म मेरा इसमें क्या शो कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म अनस्पेसिफाइड होना, अच्छा इनका डायलॉग फ्लो कंसोल किया हुआ है इन्होंने। वेल तो अबे यार, अच्छा पहले जो है ना डायलॉग फ्लो कंसोल का और वेब एप्लीकेशन का दोनों का यही होता था अनस्पेसिफाइड। तो अब मुझे पेलोड ना असल में 2 दफ़ा करके लगाना पड़ेगा। एक बार ही मुझे किसके लिए लगाना पड़ेगा? अनस्पेसिफाइड के लिए, एक बार डायलॉग फ्लो कंसोल के लिए, क्योंकि मैं दोनों पे ये चीज़ सेम चीज़ देखना चाह रहा हूँ राइट नाउ, ठीक है। राइट नाउ मैं देख, यहाँ पे ऊपर और नहीं दे सकते, और की कंडीशन नहीं और नहीं दे सकते यहाँ पे हम, से क्योंकि वो असल में इस तरह से बना हुआ नहीं है ना, वो एक उसको चाहिए। अच्छा ये मुझे क्या कह रहा है? अच्छा ये मुझे कह रहा है पेलोड के नाम से 2-2 वेरिएबल बना दिया आपने, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं एक को पेलोड 1 कर देता हूँ, एक को पेलोड 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये पेलोड 2 है मेरा, ठीक है, तो सेट हो गया। तो मुझे पेलोड ये 2 बार लिखना पड़ा क्योंकि डायलॉग फ्लो कंसोल का अलग है और अनस्पेसिफाइड ये जो है ना दूसरा वाला अलग है। वेल हाँ, डायग्नोस्टिक इन्फो, रिस्पॉन्स। अच्छा ये मेरे पास जो है ना अब क्या आ गया, डायलॉग फ्लो कंसोल करके मेरे पास पेलोड में वो पूरा टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा SSML इसने लाना बंद कर दिया, ये क्या सीन है यार? अगर मैं पेलोड को बिल्कुल ही हटा दूँ तो क्या SSML आ जाएगा वापस? ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है ना इसका बहुत गुस्सा दिलाता है कभी कभी। अच्छा SSML सिरे से भेज ही नहीं रहा अभी। वेल तो अगर मुझे फ्रंट एंड पे SSML भी चाहिए, हार्डली चाहिए मुझे, तो मैं वो भी यहाँ पे पेलोड में भेज सकता हूँ। अच्छा इस वाले SSML से ये ऑडियो अच्छी तरह जनरेट कर रहा है, यही काफ़ी है मेरे लिए फ़िलहाल ना। तो अभी इसको हम फ़िलहाल क्या कर देते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और SSML अगर मुझे फ्रंट एंड पे चाहिए होगा तो वो भी मैं पेलोड के ज़रिए भेज सकता हूँ। वेल इस पॉइंट पे मैं ये देखना चाहूँगा, मैंने एक रिसेंट प्रोजेक्ट में ये यूज़ किया था, तो वो मैंने कैसे किया था। अगर मैं उसको जल्दी से देख पाऊँ तो न्यू विंडो, ओपन, डेस्कटॉप, कहाँ कर दिया मैंने? वो प्रोजेक्ट ही गायब कर दिया। अच्छा वो प्रोजेक्ट ही अभी फ़िलहाल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। वेल मैं अपने पास ज़रा वो करके देखता हूँ, डायरेक्टली मैं उसको जो है ना ज़रा अपने पास गिटहब ओपन करके देखता हूँ। कि ये मैंने कैसे किया था एक्चुअली।
repository, my repositories. View code, and then server. उसके बाद webhook, webhook.mjs, okay, let me share my mobile screen to show you. अच्छा, ये कुछ इस तरह से मैंने किया हुआ है। कि मैंने एजेंट डॉट ऐड करके पेलोड में सबसे पहले वो मैसेज भिजवाया है, जो टेक्स्ट मैसेज मैंने भिजवाया है सबसे पहले। उसके बाद एजेंट डॉट ऐड करके डायरेक्ट मैंने SSML लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट SSML लिखने से क्या है कि वो SSML भी मुझे मिल रहा है और ये टेक्स्ट भी मुझे मिल रहा है, दोनों चीज़ें। और कुछ इमेजेस भिजवाई हैं और कुछ सजेशन चिप भिजवाए हैं मैंने उसके नीचे, ठीक है। तो ये इस तरह करके मैंने किया हुआ है। तो मैं यही सेम चीज़, सॉरी लिंक जरा शेयर करते हैं प्लीज। ये असल में प्राइवेट रिपोजिटरी है और ये कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, तो इसका मैं लिंक नहीं शेयर कर पाऊँगा। वेल, रिकॉर्डिंग में इतना ये आ चुका है, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसी तरह से लिख देता हूँ एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है ये। तो एक्चुअली SSML मैंने क्या किया हुआ है, एजेंट डॉट ऐड करके डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इस लाइब्रेरी की ना डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। इसकी एक जगह पे थी डॉक्यूमेंटेशन, बट वो अब उस लिंक पे जब हम जाते हैं तो वो लिंक अब एक्सपायर हो चुका है ना इनका, वो लिंक नहीं मिल रहा होता हमें, ठीक है। तो SSML मैंने डायरेक्ट एजेंट डॉट ऐड करके लगा दिया और पेलोड के अंदर मैंने वो टेक्स्ट रवाना कर दिया यहाँ से, जो मुझे टेक्स्ट भेजना था, और दोनों तरह के प्लेटफॉर्म के लिए भेज दिया। और इसको हम एक बार और ट्राई करते हैं कि मुझे अब दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए। एक्चुअली दोनों चीज़ें मुझे जब मिल रही होंगी तो तभी मेरा मसला हल होगा। और जैसे ही मुझे ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, फिर मैं फ्रंट एंड की तरफ मूव कर जाऊँगा, फुलफिलमेंट। अच्छा जी, अब मुझे ये SSML भी मिल गया और मुझे क्विक रिप्लाइज भी मिल गया और मुझे वो टेक्स्ट भी मिल गया जो मुझे डिस्प्ले करवाना है, यूज़र को जो दिखाना है। तो बोल के बताने वाला और दिखाने वाला टेक्स्ट और क्विक रिप्लाइज, ठीक है, ये तीनों चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं। तो अब ये वाला जो रिस्पॉन्स है, ये मैंने कहाँ से भेजा है, ये मैंने सर्वर से भेजा है अब, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे क्या करना है, फ्रंट एंड पे इसको डिस्प्ले करवाना है। तो मैं चलता हूँ ज़रा फ्रंट एंड पे और जाके इसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कोड मैं अपना कमिट कर देता हूँ यहाँ पे। आई वॉन्ट टू another order, ठीक है। आई वॉन्ट ऑर्डर स्टेटस, सॉरी, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस, और थर्ड चेंज ऑर्डर, चेंज ऑर्डर, और एक चौथा लगा देते हैं, थैंक्स, ठीक है। 3 सजेशन चिप हमने लगा दी यहाँ पे, और ये जो रिस्पांस था टेक्स्ट वाला उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। तो आई थिंक अभी हमारा गुड इनफ हो चुका है। कोड इतना जो मैंने वेबहुक के लिए किया था उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। रिच रिस्पांस फ्रॉम वेबहुक, एंटर। इसको मैं कमिट करके पुश कर देता हूँ ताकि यहाँ तक का जो है एक अलग कमिट उसकी बन जाए। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फ़ौरन ही अपने रिएक्ट की ऐप की तरफ आ जाता हूँ, और वो रिएक्ट की ऐप मेरी यहाँ वेब के अंदर है। सर्वर मैं चलता हुआ छोड़ूंगा जैसा मैंने छोड़ा था, और मुझे स्प्लिट करना है यहाँ पे एक और।
ये पता नहीं मैंने इसमें ऐसा क्या लिख दिया, ये बार बार मुझसे फ्रेंच पूछता है, हालांकि लैंग्वेज का कोड इसमें इंग्लिश का लगा हुआ है। वेल तो अभी मेरे पास क्या है यहाँ पे इस फ्रंट एंड में कि इस पे जब मैं हाई लिखता हूँ तो ये मेरे डायलॉग फ्लो से कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स थ्रो द वेब हुक, जो मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ गया मेरा वेब हुक? यहाँ पे देखें क्वेरी ये आती है और यहाँ से फिर ये उठ के डायलॉग फ्लो पे जाती है। अगर मैं इसको डायग्राम में दिखाऊँ आपको, तो डायग्राम में क्या होता है कि रिएक्ट की ऐप पे बंदा हाई लिखता है और वो इस टियर पे होती भी जाती है डायलॉग फ्लो पे, ठीक है। और डायलॉग फ्लो से फिर अगर सर्वर पे जाने की ज़रूरत पड़ती है तो जाती है, अदरवाइज सर्वर पे नहीं जाता, वहीं से वापस आ जाता है रिस्पॉन्स। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं कि मेरे पास जो रिस्पॉन्स अब डायलॉग फ्लो से आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से दिखा पाऊँगा। जो टॉक टू चैट बॉट है, ये एक्चुअली ये वाला जो एंड पॉइंट है जो मैं हिट करता हूँ, कहाँ से? अपनी रिएक्ट की ऐप से। जब मैं हाई लिखता हूँ तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है और यहाँ से फिर डायलॉग फ्लो पर रिक्वेस्ट लगती है, और डायलॉग फ्लो से जो रिस्पॉन्स आता है मैंने उसमें से क्या निकाला हुआ है, मैंने उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को अलग करके और फ्रंट एंड पे भेजा हुआ है, ठीक है। अब वो देख लेते हैं वो स्पेसिफिक चीज़ें क्या हैं, क्योंकि फ्रंट एंड पे जब ये गया है तो फ्रंट एंड पे मैंने कंसोल भी किया होगा। कंसोल, अच्छा फ्रंट एंड पे कंसोल नहीं किया हुआ, तो चलो कहीं ना कहीं पे कंसोल कर ही देते हैं, फ्रंट एंड पे ही कर देते हैं कंसोल। app.jsx, ठीक है जी, ये मैंने 5001 कॉल किया और response.data जो है इसको मैंने यहाँ पे कंसोल नहीं करवाया, तो मैं इसको कंसोल करवा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कंसोल अब करवा दिया है। अब जब मैं यहाँ पे हाई लिखूँगा तो जो भी वहाँ से रिस्पांस आता है वो मुझे यहाँ दिखेगा, तो मुझे ये रिस्पांस यहाँ पे नज़र आ गया। अच्छा, यहाँ पे आप नोट करें ऑडियो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ऑडियो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि मैंने जब सर्वर से यहाँ से रिस्पांस भेजा है ना इसको, तो मैंने उसमें से ऑडियो भेजा ही नहीं है, मैंने जस्ट ना टेक्स्ट को निकाल के कुरेद के निकाल के टेक्स्ट भेजा है मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या करते हैं वो पूरा रिस्पॉन्स अगर मैं भेज दूंगा तो फिर मुझे वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो मैंने यहाँ पे से जस्ट क्या भेजा हुआ है, यहाँ पे से जस्ट मैंने ये निकाल के भेजा हुआ है, क्या निकाल के भेजा हुआ है? टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यार मैं ज़रा रिस्पॉन्स को देखूँ कि इसमें एक्चुअली है क्या, तो मैं console.log करूँगा यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं स्ट्रिंगिफाई करके करूँगा। स्ट्रिंगिफाई करके करने से क्या होगा कि मुझे ये पूरा ना खोल के प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो टर्मिनल पे अच्छी तरह से प्रिंट नहीं हो पाते सम टाइम। और अब मैं यहाँ पे जब हाई लिखूँगा तो आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ये पूरा मेरे पास जो है ना टर्मिनल पे ये प्रिंट हो गया है। ओके, ये रिस्पांस क्योंकि बहुत ही बड़ा रिस्पांस था तो ये टर्मिनल से ओवरफ्लो हो गया एक्चुअली। रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा बड़ा था कि टर्मिनल से ओवरफ्लो हो गया। मे भी स्ट्रिंगिफाई नहीं करना चाहिए मुझे। ओके, वेल अभी मैंने उसको बग़ैर स्ट्रिंगिफाई किए हुए प्रिंट किया है। बग़ैर स्ट्रिंगिफाई किए हुए जब हम प्रिंट करते हैं तो मुझे 1 या 2 स्टेप दिखाता है ये, उसके बाद की चीज़ को ना ये ट्रिम कर देता है। जैसे आप नोट करें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ गया, तो उसके बाद की चीज़ को ये क्या करता है? ट्रिम कर देता है, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह करके प्रिंट करवा लिया। तो इसमें हम ज़रा देखते हैं मुझे मेल क्या आ रहा है। मुझे क्वेरी रिज़ल्ट के अंदर फुलफिलमेंट के मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें से मैंने वो टेक्स्ट को निकाला है। उसके अलावा मुझे क्या मिल रहा है कि पैरामीटर्स मिल रहे हैं, कुछ पैरामीटर का कोई ऑब्जेक्ट है वो मिला है नहीं मिला जो भी अभी पता नहीं चल रहा हमें, ठीक है जी। उसके अलावा मुझे क्या मिल रहा है? इंटेंट, के कौन सा इंटेंट डिटेक्ट हुआ है, लैंग्वेज का कोड मिल रहा है मुझे। उसके अलावा मुझे आउटपुट ऑडियो यहाँ पर मिल रहा है, राइट। इसके अलावा मुझे आउटपुट ऑडियो जो यहाँ पर मिल रहा है ये मैंने फ्रंट एंड पे नहीं भिजवाया है, तो इसी वजह से मुझे ये फ्रंट एंड पे नहीं मिल रहा है। अब मुझे करना क्या होगा, ये जो मैं मैसेजेस सेंड करता हूँ इन मैसेजेस के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा? एक
ऑडियो के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे लगा के यहाँ से भेजना होगा इसको। ठीक है जी। तो अभी मेरे पास जो मैसेज जाता है वो कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है, कि सेंडर चैटबॉट है, उसका टेक्स्ट है और उसका क्या है, उसका कोई ऑडियो मैंने अभी तक फ़िलहाल यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। तो इस ऑडियो को हम कैसे ऐड कर सकते हैं? हाँ, अब इस ऑब्जेक्ट को हमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना होगा और इसके बीच में ना एक ऑडियो भी हमें डालना होगा। वेल मे बी लास्ट में मैं इसके एक मिसाल के तो मैसेजेस डॉट पुश करूँगा लास्ट में मैं, मे बी लाइक दिस, और मैं इसको बोलूँगा कि यार क्या है ये सेंडर जो है आपका, जो वो क्या है, चैटबॉट है, ठीक है। एंड देन मैं इसको बजाय टेक्स्ट लिखने के मैं लिखूँगा ऑडियो, और ऑडियो के बाद मैं क्या प्रिंट कर दूँगा, ऑडियो आउटपुट जो है मेरा वो प्रिंट करूँगा मैं उसको। सो अभी ऑडियो आउटपुट मुझे मिलता कहाँ से, ये मुझे मिलता है रिस्पॉन्सेस का इंडेक्स 0, रिस्पॉन्सेस का इंडेक्स 0, ठीक है, यहाँ से कहानी शुरू होती है। उसके बाद क्वेरी रिज़ल्ट, नो नॉट द क्वेरी रिज़ल्ट, स्टेटस ऑडियो आउटपुट, बस डायरेक्ट ऑडियो आउटपुट मिलता है इसके बाद मुझे, ठीक है। और इसके साथ मैं क्वेश्चन मार्क भी लगा दूंगा एक, कि भाई ऑडियो आउटपुट हो तो मुझे दे दो, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, नल भेज दो यहाँ पे। तो अब होगा क्या कि मेरे जितने भी मैसेजेस होंगे उस मैसेज के लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, एक ऑडियो का रिस्पॉन्स भी मुझे मिल रहा होगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, मेरे फ्रंट एंड पे अब मुझे क्या होगा, ये ऑडियो का भी मैसेज हर दफ़ा मिल रहा होगा। रिफ़्रेश करता हूँ मैं इसको, और रिफ़्रेश करके मैंने इसको कहा हाय, तो अच्छा ये कोड मेरा ब्रेक हो जाएगा अभी एक्चुअली, क्योंकि वो ऑडियो मैंने उस तरह से हैंडल नहीं किया हुआ। तो आप ये देखें खाली आ रहा है इसकी जगह पे ये, तो मैं कुछ ना कुछ इसमें कोड लिख देता हूँ जाके कि यार अगर ऑडियो हो तो क्या करूँ। मैंने कहा ईच मैसेज अगर सेंडर उसका यूज़र है, और अदरवाइज़ मैंने ये कर दिया। अब मुझे इसमें एक तीसरी कंडीशन भी लगानी है कि अगर ऑडियो का आउटपुट है तो क्या करूँ। एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक ऑडियो प्लेयर की तरह की चीज़ उसको बनाकर दिखा दूँ। दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो मुझे रिस्पांस मिला है, मैं इसी रिस्पांस, क्योंकि मुझे पता है कि हर दफ़ा जो आखिरी मैसेज होगा वो ऑडियो का होगा, तो क्यों ना मैं आखिरी वाला रिस्पांस यहाँ से अलग कर लूँ, ठीक है। आखिरी वाला रिस्पांस मैं ऐसे अलग कैसे करूँगा, मैंने कहा लेट टेक्स्ट, सॉरी ऑडियो रिस्पांस अलग करना है ना मुझे, ऑडियो रिस्पॉन्सेस इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट पॉप, ठीक है। अच्छा पॉप का जो मेथड है वो एरे पे लगता है, ऑफ कोर्स हमारा जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा है वो एक एरे है। तो जब मैं पॉप करता हूँ तो लास्ट वाला आइटम जो क्या होता है वो उसमें से रिमूव हो जाता है और मुझे ऑडियो रिस्पॉन्सेस के अंदर वो मुझे मिल जाता है, ठीक है। बट ऑडियो रिस्पॉन्सेस नहीं होगा, रिस्पॉन्सेस में एस नहीं होगा क्योंकि एक ही रिस्पॉन्स है एक्चुअली वो। तो ऑडियो रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है मेरे पास, और इसको मैं क्या करता हूँ console डॉट लॉग में प्रिंट करवा देता हूँ कि भाई ऑडियो रिस्पॉन्स मुझे मिल चुका है। अब मैं इस पर हाई लिखा आगे, ठीक है। तो आप नोट करें यहाँ पे 3 रिस्पॉन्सेस की जगह 2 ही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या किया है, एक को बीच में दरमियान में पॉप करवा लिया है और ऑडियो रिस्पॉन्स के तौर पे उसको कंसोल करवा दिया है। अगर मैं ऑडियो रिस्पॉन्स को यहाँ पर खोल कर देखूँ जो कंसोल आया है मेरे पास, तो मुझे ऑडियो का एक बफर यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। ऑडियो बफर मुझे यहाँ पे नज़र आता है। तो मैं क्या करूँगा, इस ऑडियो बफर को ऑडियो प्लेयर में डाल के मैं इसको प्ले करवा दूँगा, ठीक है। अच्छा ऑडियो प्लेयर में डाल के प्ले करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑडियो का एक टैग चाहिए होगा, ऑडियो टैग HTML एंटर, ठीक है। इस तरह का मुझे एक ऑडियो टैग चाहिए होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, किसी ना किसी जगह पे चाहिए होगा। अपने कोड में मैं एक जगह पे जाके